सबको नमस्कार। जी भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। नमस्कार सबको भैया। नमस्कार। योगेश भैया, आज टाइम से आ गए हो आप। हाँ जी भैया। तो आज भैया टाइम आज आज मैं पढ़ता हूँ, आप व्याख्या करो, क्योंकि भैया, सुरेंद्र जी मैं लेट से आएंगे और 7 बजे के बाद आएंगे, 7:15। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं पिछले जो है ना शायद 2 सेशन से जो है दो नहीं लेकिन एक सेशन से नहीं जुड़ पाया हूँ, तो मुझे आप मैं पढ़ूं, आप व्याख्या कीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा भैया। भैया क्योंकि ऐसा भी कर सकते हैं, पर आप हाँ कर सकते हैं, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं ये सब तो नहीं, आपका पढ़ा हुआ ही है। हाँ हाँ, फिर भी मैं चाहता हूँ क्या है ना, आप कहो मैं पढ़ूं और आप व्याख्या कीजिए भैया, ठीक है भैया, जैसा आपकी तो इच्छा। ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी। हाँ कौन से पेज से है? देखो मेरी पुरानी एडिशन है। भैया, नए में 92 पेज से शुरू होगा। नए में 92, पुराने में पुराने में भैया कोई पुराना जो पुराना में भैया 167। 167। अच्छा, 167 में कौन सा, मतलब ये उसमें? संपूर्ण जीवन। अच्छा अच्छा, संपूर्ण ठीक जीवन। है बिहार भैया। हम्म हाँ ठीक है भैया, संपूर्ण जीवन क्रियाकलाप की दो स्थितियों को यहाँ से शुरू होना है। बस तो शुरू करते हैं भैया, कि अभी इंतजार करना है? वैसे तो समय हो गया है। हाँ भैया, शुरू करना चाहिए। जी भैया, तो शुरू कर देते हैं। कौन सा अध्याय है ये? अध्याय को ये पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अध्याय चौथा होना चाहिए। पांचवा है भैया, बंधन और मुक्ति। अच्छा, 5वां अध्याय। हम्म तो शुरू करते हैं भैया। सभी मित्रों को नमस्कार। और आज तारीख है 5 अक्टूबर 2025। और हम लोग जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद किताब का पठन और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग जो है 5वें अध्याय के पुरानी किताब के 167वें पन्ने से आगे बढ़ेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ भैया पढ़ना। जी जी भैया, बिल्कुल। जी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन क्रियाकलाप की 2 स्थितियों को मानव में अध्ययन किया गया है। इनमें से पहला है चित्रण के अनुरूप वृत्ति और मन का परावर्तन और प्रत्यावर्तन होना। दूसरा है अनुभव के अनुरूप बुद्धि चित्त वृत्ति मन का परावर्तन और प्रत्यावर्तन होना। जहां तक चित्रण के आधार पर प्रत्यावर्तन परावर्तन होती है, वह सुनने आंखों से देखने के संयोग से चित्रण कार्य में पारंगत हुआ है। सुनाने की सभी क्रियाकलाप को श्रुति कहा है। ऐसे सुनने की ध्वनि, शब्द, वाक्य, गद्य, पद्य, सूत्र, व्याख्या, छंद, प्रास, लय, ताल के साथ आदमी श्रवण विधि को विकसित किया है। इसी के साथ भाषाएं भी विकसित हुई है। संपूर्ण शब्द किसी क्रिया, वस्तुस्थिति, गति, परिणाम, प्रक्रिया, घटनाओं के नाम से प्रस्तुत है। घटनाविहीन शब्दों को ज्ञान मानकर चले और कुछ कुछ घटना के साथ चलने लगे, तब इसको विज्ञान कहेंगे। ये घटनाएं उपकारात्मक स्वरूप में उपयोगी स्वरूप में दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन संबंधी वस्तुएं है। इसके अलावा सामरिक तंत्र के लिए जो कुछ भी घटनाओं को घटित किया गया है, वह सब ह्रास, समस्या, क्लेश का ही कारण होना मूल्यांकित हो चुकी है। व्यवस्थावश भले ही अपने अहमता को, यानी कि भ्रमबंधन को बढ़ावा देने की विधि अपनाते रहे, सामान्य आकांक्षा संबंधित सभी उत्पादन विधियां आदि काल से भी क्रियागत विधि से विकसित होते ही आया। जहां तक कृषि, बागवानी, उद्यान कार्यों में
जितने भी उन्नत प्रजाति स्थापित हुए वह सब बीजानुसंगीय विधि से कार्यरत होने योग्य हुई और उन्नति के नाम से अत्याधुनिक बीज गुणन तकनीकी विकसित हुई। वह बीजानुसंगीय विधि से स्थिर नहीं हो पाई। बीजानुसंगीय स्थिरता का तात्पर्य यह है, बीज के अनंतर पौधा, फल, बीज होना स्पष्ट है। उस विधि से बारंबार अथवा निरंतरता को बनाए रखने की विधि। इसके विपरीत बीज को डालने के उपरांत फल, बीज मूल बीज के अनुरूप न होने पर अस्थिरता कही गई है। यह भी सुस्पष्ट है। जितने भी दूरश्रवण, दूरदर्शन, दुर्गमन संबंधी आधारभूत मूल प्रक्रियाओं का अनुसंधान हुआ है, यह महत्वपूर्ण विज्ञानियों से अनुसंधानित नहीं हुई। यथा भौतिक शास्त्र रासायनिक शास्त्र के संयोग से पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह घटनाएं मानव सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता क्रम में घटित हुआ, इसे विज्ञान सम्मत माना गया। अभी भी इन घटनाओं में पारंगत बनाने की क्रियाकलाप को तकनीकी के नाम से पढ़ाया जाता है। कितना इस प्रकार विज्ञान तकनीकी गति अपने में अपने ढंग से प्रेरणादायी होना देखा गया है। ये सब होने मात्र से मानव की प्रवृत्ति में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा सड़क, अच्छा गाड़ियों में घूमता हुआ आदमी को देखा जाता है। युद्ध, भय, संघर्ष इस शताब्दी में सर्वाधिक उग्र रूप धारण किया है। आदि मानव जैसा भय, भ्रम, शंका, कुशंकाओं से ग्रसित रहा है, वैसा आज भी यह मानव जाति दिखाई पड़ता है। विभीषिका का तात्पर्य भय से पीड़ित मानव द्वारा भय को घटित करने के रूप में है। ऐसे विभीषिकाएं सर्वाधिक रूप में मानव में निहित अमानवीयता के भय से प्रताड़ित, पीड़ित, संघर्षरत होना दिखाई पड़ती है। जी भैया। जी भैया। तो सबको फिर से नमस्कार। हम लोग सब मध्यस्थ दर्शन के अंतर्गत अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का पठन अध्ययन कर रहे हैं। तो आज नई बुक में पेज नंबर 92 से शुरू किए हैं। योगेश उपाध्याय भैया पढ़ रहे हैं। मैं व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबा जी ने कहा है कि संपूर्ण जीवन क्रियाकलापों को दो स्थितियों को मानव में अध्ययन किया गया है। मतलब ये बाबा जी ने अध्ययन किया है कि जो मानव में क्रियाकलाप हैं वो दो विधि से होते हैं। पहला है चित्रण के अनुरूप वृत्ति और मन का परावर्तन प्रत्यावर्तन। मतलब चित्रण के अनुरूप मन के और वृत्ति के क्रियाकलाप। दूसरा है अनुभव के अनुरूप बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन का परावर्तन और प्रत्यावर्तन। इस तरह से एक जो है, जो पहला है वो अजागृत मानव का क्रियाकलाप है। दूसरा जो है जागृत मानव के जीवन का क्रियाकलाप है। चित्रण के आधार पर जो प्रत्यावर्तन परावर्तन होता है वो आदमी देखने, सुनने और कल्पना के माध्यम से जो करता है वो उसको बोला है कि चित्रण के माध्यम से किया गया क्रियाकलाप। आगे फिर लिखे सुनाने की सभी क्रियाकलाप को श्रुति कहा गया। मतलब जो श्रुति है वो हम कुछ याद करके और कुछ सुन के या कुछ पढ़ के जो दूसरों को सुनाते हैं उसको श्रुति कहते हैं। और श्रुति को सुनाने के जो तरीके हैं उसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, गद्य, पद्य, सूत्र, व्याख्या, छंद, प्रास, लय, ताल के साथ आदमी के श्रवण विधि को और श्रुति विधि को विकसित किया गया है। इसी के साथ भाषाएं भी विकसित हुई। संपूर्ण शब्द किसी क्रिया, वस्तु, स्थिति, गति, परिणाम, प्रक्रिया, घटनाओं के नाम से प्रस्तुत है। तो जो भी शब्द हम उपयोग करते हैं वो किसी क्रिया को, किसी वस्तु को, किसी स्थिति, किसी गति, किसी परिणाम, किसी प्रक्रिया या किसी घटना के लिए हम कोई नाम
के आधार पे प्रस्तुत करते हैं। घटना विहीन शब्दों को ज्ञान मानकर चले और कुछ कुछ घटना के साथ चलने लगे, तब इनको विज्ञान कहने लगे। घटना विहीन शब्दों को मतलब जो परंपरा में जिसको ज्ञान कहा गया, वो उसमें कोई घटना दिखाई नहीं देती है, उसको ज्ञान बोले, है ना। जैसे समाधि की स्थिति को बोले, या कोई किसी को ध्यान हो गया उसको बोले, तो उसमें जो घटनाएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, मतलब किसी दूसरे को दिखाई नहीं देती, उसको ज्ञान बोले। और कुछ कुछ घटना के साथ चलने लगे, उसको विज्ञान बोले। और जो कुछ घटनाएं होती हैं उसको उसको बार बार करने लग गए, उसको विज्ञान कहने लग गए, है ना। मतलब जिसको दोहरा सकते हैं उसको विज्ञान कहने लगे। ये घटनाएं उपकारात्मक स्वरूप में, उपयोगी स्वरूप में दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूरगमन संबंधी वस्तुएं हैं। तो ये जो घटनाएं हुई, या जो मानव के द्वारा घटित घटनाएं, या कुछ जो घटना के अंदर जो है स्थिति, गति, परिणाम, ये सब भी आएगा। तो इसमें दूरदर्शन, दूर श्रवण संबंधी जो वस्तुएं आदमी ने विकसित की, ये जो है उपकारात्मक स्वरूप में हुई। इसके अलावा जो सामरिक तंत्र के लिए, मतलब युद्ध तंत्र के लिए जो भी विकसित किया गया, जो भी वस्तुएं या घटनाएं घटित किया गया, वह सब हास, समस्या, क्लेश का ही कारण होना मूल्यांकित हो चुकी है। ये हम सबको पता ही है कि युद्ध के लिए जो भी कार्यक्रम या जो भी घटनाएं घटित हुई है, वो समस्या और क्लेश का ही कारण होती हैं। विवस्था बस भले ही अपनी अहंता को बढ़ावा देने की विधि अपनाते रहे। विवस्था बस जो है, युद्ध के लिए या संघर्ष के लिए हम अपनी अहंता को या अपने भ्रम को बढ़ावा देने के लिए ये सब करते रहे हों। सामान्य आकांक्षा संबंधित सभी उत्पादन विधियां आदि काल से भी क्रियागत विधि से विकसित होते आया। तो सामान्य आकांक्षा मतलब जो आहार, आवास, अलंकार के लिए जो भी उत्पादन विधियां हैं, उसको बाबा जी बोल रहे हैं कि आदि काल से, जब से मनुष्य धरती पे आया है, तब से जो है इनको विकसित करते ही आया है। मतलब इसमें विज्ञान का कोई रोल नहीं है। आदमी अपने आप अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण और आवश्यकता के कारण जो है इन सबको विकसित करते आया। उसमें जो है जो विकसित करते आया, उसमें कृषि, बागवानी, उद्यान कार्य मुख्य रूप से हैं, है ना। इसमें जितने भी उन्नत प्रजाति स्थापित किए हुए सब बीजानुसंगी विधि से कार्यरत होने योग्य हुई, और उन्नति के नाम से, मतलब जो कृषि, बागवानी, उद्यान कार्यों में जो उन्नत प्रजाति स्थापित हुई, वो सब बीजानुसंगी विधि से कार्यरत होने से हुई। मतलब जो बीज से फिर से बीज बन जाना, बीज से पौधा उगना, फिर फल होना, फिर उससे बीज बन जाना, फिर वो बीज जो है फिर से उगना, इसको बीजानुसंगी बोल रहे हैं। तो ये जो है कार्य होने योग्य हुई, मतलब ये उपयोगी हुई। और उन्नति के नाम से जो अभी बीजानुगुणन तकनीकी विकसित हुई, जिसको जो अपन जो अभी खेती में या जो उसमें बागवानी में जो बीज उपयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज जिसको बोलते हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये बहुत वैज्ञानिक, और जो कृषि कृषि वैज्ञानिक जो हैं सब इसी बीज का उपयोग करना चाहिए, इसमें ज्यादा फल, ज्यादा पैदावार होगी, ये सब। तो उसको जो बाबा जी बोल रहे हैं कि वो बीजानुसंगी विधि से स्थिर नहीं है। क्योंकि हमको भी मालूम है जो हाइब्रिड बीज है, उससे जो बीज होता है वो दोबारा उगता नहीं है, अगर उग भी गया तो उसमें फल फूल नहीं लगता, है ना। तो बीजानुसंगी स्थिरता का तात्पर्य है बीज के अनंतर पौधा, फल, बीज होना स्पष्ट है। उस विधि से बारंबार अथवा निरंतरता को बनाए रखने की विधि। तो ये तो बीजानुसंगी विधि हुई। तो बीज गुणन विधि जो है, हाइब्रिड बीज जो है, वो बीजानुसंगी नहीं हो पाई, उसी को लिखे हैं। इसके विपरीत बीज को डालने के उपरांत फल, बीज मूल बीज के अनुरूप न होने पर अस्थिरता कही गई, यह भी सुस्पष्ट है ना। तो बीज गुणन जो है हाइब्रिड बीज का, वो बता रहे हैं।
और आगे फिर जितने भी दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी आधारभूत मूल प्रक्रियाओं का अनुसंधान हुआ है, वह सब महत्वपूर्ण विज्ञानियों से अनुसंधानित नहीं हुई है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन की जो मूलभूत जो प्रक्रियाओं का अनुसंधान हुआ है, वह एक, बाबा जी बोलते हैं, लेमैन के द्वारा हुआ है। मतलब वो कोई स्टेब्लिश्ड वैज्ञानिक द्वारा अनुसंधान नहीं हुआ है। उसमें बाद में जो विज्ञान है उसने और प्रयोग कर करके उसमें कुछ रिफाइनमेंट करके उसको और बढ़ा दिया है, वो अलग बात है, पर मूलभूत रूप से ये लेमैन द्वारा अनुसंधानित हुए हैं। भौतिक शास्त्र रासायनिक शास्त्र के संयोग से पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये घटनाएं मानव सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता क्रम में घटित हुआ, इसे विज्ञान सम्मत माना गया। तो ये जो घटनाएं हैं, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन की जो मूलभूत घटनाएं हैं, ये मानव के कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के संयुक्त क्रम में घटित हुई और इसे विज्ञान सम्मत मान लिया गया। अभी इन घटनाओं में पारंगत बनाने के क्रियाकलाप को तकनीकी नाम से पढ़ाया जाता है। इस प्रकार विज्ञान तकनीकी गति अपने में अपने ढंग से प्रेरणादायी होना देखा गया। ये सब होने मात्र से मानव की प्रवृत्ति में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, इस प्रकार जो विज्ञान और तकनीकी गति जो है, तो विज्ञान और तकनीकी गति और उसका जो अध्ययन है, ये सब अपने ढंग से प्रेरणादायी हैं। मतलब मानव की आवश्यकता के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रेरणादायी है, पर इस सब से मानव के प्रवृत्ति में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी का उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा सड़क, अच्छा गाड़ियों में घूमता हुआ आदमी देखा जाता है, पर उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं दिखता है। युद्ध, भय, संघर्ष इस शताब्दी में सर्वाधिक उग्र रूप धारण किया है, और आदि मानव में जैसे भ्रम और भय कुशंकाओं से ग्रसित रहा, वैसा आज भी मानव जाति दिखाई देता है। और विभीषिका का तात्पर्य है भय से पीड़ित मानव द्वारा भय को घटित करने के रूप में। विभीषिका की परिभाषा बढ़िया दी हुई है बाबा जी ने, कि जो भय से ग्रसित मानव है, वो दूसरों के लिए जो भय को घटित करता है, मतलब मैं भय से पीड़ित हूं, मैं दूसरों के लिए भय को वो करता हूँ, भय को प्रकट करता हूँ, मतलब युद्ध, अस्त्र शस्त्र और इसके सबसे जो भय प्रकट करता हूँ, वो विभीषिकाओं के रूप में उसको बोला है। ऐसे विभीषिकाएं सर्वाधिक रूप में मानव में निहित अमानवीयता के भय से प्रताड़ित, पीड़ित, संघर्षरत होना दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जो है मानव में निहित जो अमानवीयता का भय है, उसके कारण ही सारी विभीषिकाएं, और उससे मानव प्रताड़ित, पीड़ित, संघर्षरत होना दिखाई पड़ता है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ता हूं। संघर्ष का मूल मुद्दा अधिक संग्रह, अधिक सुविधा और पद ही है। पद से सुविधा, सुविधा से पद तक अनुवर्तीयता को भले प्रकार से किशोर अवस्था तक की पीढ़ियों में प्रभावित होना इस शताब्दी में साक्षित हुआ है। संघर्ष का परिणाम उभय नाश या एक का अधिक, एक का कम नाश घटित होना देखा गया है। तीसरा कोई परिणाम संघर्ष से निकलता नहीं। एक का सुरक्षा, दूसरे का नाश या उभय सुरक्षा, ये दोनों संघर्ष विधि से निकलता नहीं है। उल्लेखनीय यही है, किसी के नाश से हम संपन्न हो जाएंगे ऐसा सोचते हुए ही संघर्ष किया जाता है। यह संघर्ष शासन और उसके विद्रोही संगठनों के साथ, इतना ही नहीं, परिवार परिवार के साथ और व्यक्ति व्यक्ति के साथ देखने को मिला। यह संघर्ष अथवा संघर्ष की पराकाष्ठा ही आज समाधान के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है अथवा प्यास जगाता है। हर संघर्ष शांति की अपेक्षा में अथवा समाधान की अपेक्षा में ही आरंभ किया हुआ सुनने में मिलता है। उल्लेखनीय बात यही है, संग्रह और सुविधा का तृप्ति बिंदु होता नहीं। इसके लिए किया गया सभी संघर्ष व्यर्थ होना, पीड़ा का ही कारण होना पाया जाता है। अतएव संघर्ष ही बंधन की पराकाष्ठा का प्रकाशन है।
समाधान और अनुभव मूलक विधि से किया गया संपूर्ण विचार, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था और आचरण ही बंधन मुक्ति का साक्ष्य और प्रमाण है। समाधान से ही समस्या की मुक्ति और प्रामाणिकता सदा सदा के लिए छल, कपट, दंभ, पाखंड से मुक्ति है। इच्छा बंधन जटिलतम रूप में मानव के कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलतावश विन्यासित हुआ है। विन्यासित होने का तात्पर्य भ्रमात्मक विचार पूर्वक छल, कपट, दंभ, पाखंड के रूप में मानव अपने को प्रस्तुत किया। यही आज की एक विभत्सता का रूप है। इससे परिवर्तित होकर स्वतंत्रता, न्याय, समाधान और प्रामाणिकता पूर्ण अधिकार पाना ही अभीष्ट है। इसी तात्पर्यवश अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को विचारार्थ मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जी भैया। जी यार भैया। बताओ। जी। तो संघर्ष का जो कारण है या मूल मुद्दा है या उसका जो तरीका है उसको बता रहे हैं। अधिक संग्रह, अधिक सुविधा और पद, यही आपस में संघर्ष का कारण है। देखिए अभी संघर्ष को या उसको कितने अच्छे ढंग से कंपटीशन के रूप में मानव के सम्मुख या जो अभी किशोर अवस्था है उनके सामने हम लोग संघर्ष को कंपटीशन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब है बेसिकली वो संघर्ष, पर उनको बताते हैं कि तुमको कंपटीशन करना है ताकि तुम उस चीज को पा सको, पर है वो संघर्ष ही। इस तरह से संघर्ष के लिए शुरू से हम बच्चे को बचपन से ही पूरा हमारा जो सामाजिक और एजुकेशन सिस्टम है वो तैयार करता है। और संघर्ष किसके लिए? पद के लिए, सुविधा के लिए, संग्रह के लिए। ये संघर्ष है और यही कंपटीशन का भी रूप है। तो उसी में आगे लिखते हैं बाबा जी, पद से सुविधा, सुविधा से पद तक अनुवर्तिता को भले प्रकार से किशोर अवस्था की पीढ़ियों में प्रभावित होना इस शताब्दी में साक्षित हुआ है। तो ये जो किशोर अवस्था की जो पीढ़ी है उसमें पद से सुविधा, सुविधा से पद को, इस अनुवर्तिता को भले प्रकार से जो है प्रभावी कर दिया गया है किशोर अवस्था में। संघर्ष का परिणाम उभय नाश या एक का अधिक, एक का कम नाश घटित होना देखा गया है। मतलब संघर्ष में दोनों का ही नाश होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, पर नाश दोनों का होता है। तीसरा कोई परिणाम संघर्ष से निकलता नहीं। मतलब और दोनों का कुछ न कुछ नाश न हो, ऐसा कोई परिणाम संघर्ष से नहीं निकलता। एक का सुरक्षा दूसरे का नाश या उभय सुरक्षा, ये दोनों संघर्ष विधि से निकलता नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं निकलता कि एक का सुरक्षा हो जाए दूसरे का नाश हो जाए, या दोनों का सुरक्षा हो, ये संघर्ष विधि से निकलता ही नहीं है। उल्लेखनीय यही है कि किसी के नाश से हम संपन्न हो जाएंगे ऐसा सोचते हुए ही संघर्ष किया जाता है। तो ये जो दूसरे के नाश से हम संपन्न हो जाएंगे, मतलब दूसरे के शोषण से हम संपन्न हो जाएंगे, इसको भी संघर्ष या बड़ी अच्छी भाषा में कंपटीशन बता दिया गया है ना। कंपटीशन का मतलब ही है कि दूसरे का शोषण करो और तुम संग्रह करो। यह संघर्ष शासन और उसके विद्रोही संगठनों के साथ इतना ही नहीं, परिवार, परिवार के साथ, व्यक्ति, व्यक्ति के साथ देखने को मिला है। तो ये संघर्ष जो है हर स्टेज पे देखने को मिल रहा है। परिवार में भी देखने को मिल रहा है, समाज में भी मिल रहा है, शासन के साथ भी देखने को मिल रहा है। यह संघर्ष अथवा संघर्ष की पराकाष्ठा ही आज समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, स्व प्यास जगाता है। तो ये संघर्ष जो है अति में हो गया है और इससे आदमी मुक्त होना चाहता है, इससे छूटना चाहता है। यही जो छूटने की प्रवृत्ति है, इसी के रूप में जो है ये समाधान के लिए प्यास जगाता है। हर संघर्ष शांति की अपेक्षा में अथवा समाधान की अपेक्षा में ही आरंभ हुआ सुनने को मिलता है। और ये भी है कि जो भी संघर्ष है और युद्ध है वो सब उसके बाद शांति होगी इस अपेक्षा में शुरू होता है ना। अथवा समाधान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्लेखनीय बात यही है कि संग्रह और सुविधा का तृप्ति बिंदु होता नहीं है। इसके लिए किया गया संघर्ष व्यर्थ होना, पीड़ा का ही कारण होना पाया जाता है। तो संग्रह और सुविधा के
तृप्ति बिंदु नहीं होने के कारण जो भी संघर्ष किया जाता है उसका व्यर्थ होना अथवा पीड़ा का कारण होना ही, मतलब संघर्ष से आखिरी में पीड़ा ही होना पाया जाता है। अतएव संघर्ष ही बंधन की पराकाष्ठा का प्रकाशन है। तो संघर्ष जो है, हमारे जो भ्रम है या हमारा जो बंधन है, मतलब इच्छा बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन, इनकी जो पराकाष्ठा का ही जो परिणाम है वो संघर्ष है। समाधान और अनुभव मूलक विधि से किया गया संपूर्ण विचार, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था, आचरण ही बंधन मुक्ति का साक्ष्य और प्रमाण है। तो यहाँ पे जो बाबा जी बोल रहे हैं कि जो अनुभव मूलक प्रणाली से या समाधान विधि से जो किया गया संपूर्ण विचार, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था, आचरण ही बंधन मुक्ति का साक्ष्य है, और उसी से जो है संघर्ष का जो वो है वो समाप्त होगा। जब समाधान होगा तो संघर्ष समाप्त होगा। समाधान से ही समस्या की मुक्ति और प्रामाणिकता सदा सदा के लिए छल कपट दंभ पाखंड से मुक्ति है। तो जो समाधान है, जहाँ समाधान है वहां समस्या नहीं है, और समस्या नहीं है मतलब छल कपट दंभ से मुक्ति है। इच्छा बंधन जटिलतम रूप में मानव के कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता वश विन्यासित हुआ है। तो जो इच्छा बंधन है मानव का, उसका जो विन्यास है वो बता रहे हैं बाबा जी, जटिलतम रूप में मानव के कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता से विन्यासित हुआ है। तो इच्छा बंधन और कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता मिलाकर तीनों के रूप में, जटिलतम रूप में जो है मानव को ये सब जो विन्यासित हुआ है, जो आदमी आज कर रहा है, ये सब इसी के फलस्वरूप है। विन्यासित होने का तात्पर्य है भ्रमात्मक विचार पूर्वक छल कपट दम पाखंड के रूप में मानव अपने को प्रस्तुत किया। यही आज की एक विभत्सता का रूप है, विभत्सता का रूप है। इससे परिवर्तित होकर स्वतंत्रता, न्याय, समाधान और प्रामाणिकता पूर्ण अधिकार पाना ही अभिष्ट है। तो जो संघर्ष है, कंपटीशन है, सुविधा है, इसके बदले में स्वतंत्रता, न्याय, समाधान और प्रामाणिकता पूर्ण अधिकार पाना ही मानव का अभिष्ट है। और इसी के लिए, इसी तात्पर्यवश, मतलब इसी की अपेक्षावश अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को विचारार्थ मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो आगे बाबा जी बता रहे हैं, न्याय का साक्षात्कार संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में होने की प्रक्रिया है। यही न्याय प्रदय क्षमता का द्योतक है। संबंध अपने में, यानी सभी संबंध परस्पर पूरक होना एक शाश्वत सिद्धांत है। इसकी पुष्टि सह अस्तित्व में पूरकता सर्वमानव वांछित अपेक्षित वैभव है। ऐसी क्रियाएं अर्थात पूरक क्रियाएं पुष्टिकारी, संरक्षणकारी, अभ्युदयकारी और जागृतिकारी प्रयोजनों के रूप में दिखाई पड़ती है। पुष्टिकारी कार्य को शरीर पोषण, विचार पोषण, कार्य पोषण, आचरण पोषण, ज्ञान और दर्शन पोषण के रूप में देखने को मिलता है। यह पोषण विभिन्न संबंधों में घटित होता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। जैसा मातृ संबंध में शरीर पोषण, शील संरक्षण, पितृ संबंध में शील आचरण, शरीर संरक्षण, गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा, ज्ञान, दर्शन का पुष्टि और संरक्षण, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, साथी सहयोगी, इन सभी संबंधों में सर्वतोमुखी समाधान यानी कि अभ्युदय की अपेक्षाएं जीवन सहज रूप में ही होना देखा गया है। इतना ही नहीं, सभी संबंधों में किंवा नैसर्गिक संबंधों में भी समाधान, पुष्टि, पोषण, संरक्षण की अपेक्षा, आवश्यकता, प्रवृत्ति जीवन सहज रूप में, आंशिक रूप में, भ्रमित अवस्था में भी होता है। इसमें पूर्ण जागृत होने की संभावना समीचीन है। इस शताब्दी के 10वीं दशक में इसकी अपरिहार्यता अपने आप में समीचीन हुई है,
कि मानव इतिहास के अनुसार गम्य स्थली के रूप में सर्वतोमुखी समाधान और प्रामाणिकता ही है। कार्य रूप में सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी ही कार्य है। आचरण के रूप में मानवतापूर्ण आचरण ही एकमात्र सूत्र है। अनुभव के रूप में सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण ही सूत्र है। विश्लेषण के रूप में पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था ही है। उपलब्धि के रूप में जो मानव अपेक्षा सहज विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, अनुभव सहज प्रमाण ही है। जीवन अपेक्षा सहज रूप में तृप्ति, सुख, शांति, संतोष, आनंद ही है। जागृतिपूर्ण विधि से जीने के क्रम में सह अस्तित्व ही विशालता है। ये सब बंधन मुक्ति का साक्ष्य है। जागृतिपूर्ण विधि से किया गया मानव सहज अभिव्यक्तियां है। यह सभी तथ्य को विधिवत देखा गया है, समझा गया है, जिया गया है और अंत में मानवतापूर्ण आचरण व्यवहार पूर्वक हर व्यक्ति सर्वतोमुखी समाधान का धारक वाहक हो सकता है। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का सार्थकता है। भैया एक छोटा पैराग्राफ और है, पढ़ लो। हाँ भैया। हाँ। सर्वतोमुखी समाधान अपने आप में सह अस्तित्व में जागरूक होने का फलन है, अर्थात अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में जानने, मानने और पहचानने का फलन है। यह स्वयं व्यवस्था सहज कड़ी दर कड़ी के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में व्यवस्था स्वयं स्फूर्त अभिव्यक्ति है, क्योंकि स्वायत्त मानव मान्यतापूर्ण शिक्षा पूर्वक प्रमाणित होना देखा गया है और ऐसे स्वायत्त मानव ही परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में जीना और प्रमाणित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अस्तु स्वायत्त मानव सहज अभिव्यक्ति परिवार व्यवस्था में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्हता से परिपूर्ण रहता ही है। इसलिए हर स्वायत्त मानव व्यवस्था में से के लिए भागीदारी को निर्वाह करना सहज है। इस प्रकार हर नर नारी स्वायत्त होना आवश्यक है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी ऊपर जो है आज जो हम पढ़े वो जो भ्रमित स्थिति में मानव ने जो संघर्ष और सुविधा के लिए जो सब किया है वो उसकी विभत्सता को यहाँ पे उल्लेखित किया। मतलब किस तरह से आदमी क्या कर रहा है एक दूसरे के साथ में, छल कपट दम पाखंड के रूप में, परस्परता में परिवार से लेके और पूरे विश्व तक। तो उसी को उससे छूटने के लिए अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा व्यक्त किया है। उसी में फिर आगे बता रहे हैं न्याय का साक्षात्कार संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में होने की प्रक्रिया है। यहाँ पे जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का जो कंटेंट है, मतलब किस तरह से अनुभव के बाद मानव न्याय पूर्वक जी पाएगा, न्याय का साक्षात्कार, न्याय का अनुभव हो पाएगा, उसी को बोल रहे हैं कि न्याय का साक्षात्कार संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में होने की प्रक्रिया है। तो जब न्याय का साक्षात्कार मनुष्य को होता है तो संबंध समझ में आता है, संबंध का साक्षात्कार समझ में आता है, संबंध का मूल्य का साक्षात्कार होता है, फलस्वरूप मूल्यांकन होता है और उभय तृप्ति होती है। अभी तक जो भी हम जिस तरह से जी रहे हैं भ्रमवश, उसमें कहीं भी उभय तृप्ति और संबंधों के अनुसार नहीं जी पा रहे हैं है ना, प्रिय हित लाभ दृष्टिपूर्वक ही जीते हैं। तो जब संबंध पूर्वक जीते हैं तभी जो है उभय तृप्ति होने की प्रक्रिया है, उसकी विधि है। यही न्याय प्रदायी क्षमता का द्योतक है। इसी को न्याय प्रदायी क्षमता बोल रहे हैं कि हम न्याय पूर्वक जीते हैं। तो हम जिनके साथ भी जीते हैं, मतलब मानव के साथ में, परिवार के साथ में और प्रकृति के साथ में, सबके साथ हम न्याय कर सकते हैं। यही न्याय प्रदायी क्षमता का अर्थ है। संबंध अपने में सभी संबंध मतलब परस्पर पूरक होना एक शाश्वत सिद्धांत है। तो जो संबंध का अर्थ ही है, देखिए अस्तित्व में, अस्तित्व जो सह अस्तित्व है उसमें हम पढ़े ही हैं कि पूरकता उपयोगिता उसका एक मूल सिद्धांत है अस्तित्व का। हर इकाई दूसरे के लिए उपयोगी है, पूरक है ना। तो मानव भी
मानव जो संबंध है या जो भी संबंध है, मानव संबंध और प्राकृतिक संबंध, वो सब भी एक दूसरे के साथ पूरक होना एक शाश्वत सिद्धांत है। मतलब ये शाश्वत सिद्धांत है जिसकी पुष्टि सहअस्तित्व में पूरकता सर्व मानव वांछित अपेक्षित वैभव है। तो ये हर मानव के लिए ये वांछित है कि सहअस्तित्व में एक दूसरे के साथ पूरक हो, है ना, एक दूसरे के साथ पुष्टिकारी हो, है ना, एक दूसरे को जब पूरक होंगे तो एक दूसरे के लिए पुष्टिकारी होंगे, उसके शोषक नहीं होंगे। एक किसी भी व्यक्ति या प्रकृति के लिए कोई भी आदमी शोषक नहीं होगा, पुष्टिकारी होगा और पूरक होगा। यही हर मानव से वांछित है, अपेक्षित है। ऐसी क्रियाएं अर्थात पूरक क्रियाएं पुष्टिकारी, संरक्षणकारी, अभ्युदयकारी और जागृतिकारी प्रयोजन के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब जो क्रियाएं हैं मानव के लिए, ये जो है पूरक क्रियाएं पुष्टिकारी, संरक्षणकारी, अभ्युदयकारी और जागृतिकारी प्रयोजन के रूप में दिखाई पड़ती हैं। मतलब मानव का जो क्रियाकलाप है वो इस तरह के का होना चाहिए कि एक दूसरे का पुष्टि करे, संरक्षण करे, एक दूसरे के अभ्युदय में भागीदारी करे, सहयोग करे, जागृति में सहयोग करे, भागीदारी करे, इसके रूप में दिखाई पड़ती हैं। कौन सी? सारी पूरक क्रियाएं। पुष्टिकारी कार्यों को शरीर पोषण, विचार पोषण, कार्य पोषण, आचरण पोषण, ज्ञान और दर्शन पोषण के रूप में देखने को मिलता है। तो जो पुष्टि है वो मतलब और जगह भी अपन पढ़े हैं कि जो पुष्टि क्रियाकलाप है वो शरीर का पोषण, विचार का पोषण, कार्य का पोषण, आचरण का पोषण, ज्ञान और दर्शन के पोषण के रूप में देखने को मिलता है। यह पोषण विभिन्न संबंधों में घटित होता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। मतलब ये जो बाबा जी आगे लिखे हैं इसी में कि अजागृत अवस्था में भी बहुत से जो पोषण वाला कार्यक्रम है एक दूसरे के साथ संबंधों में मानव करता भी है, मतलब कुछ हद तक करता भी है, पर वो कहीं कहीं प्रियहित और न्याय मतलब प्रियहित और लाभ के दृष्टि में भी होता है, और कहीं जो है हो सकता है कुछ संबंधों में जो है ये प्रयोजन के रूप में मतलब एक दूसरे के जागृति के अर्थ में भी होता हुआ दिखाई देता होगा। यह पोषण विभिन्न संबंधों में घटित होता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जैसे मातृ संबंध में शरीर पोषण, शील संरक्षण, पितृ संबंध में शील आचरण शरीर संरक्षण, गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा ज्ञान दर्शन का पुष्टि और संरक्षण, भाई बहन मित्र पति पत्नी साथी सहयोगी, इन सभी संबंधों में सर्वतोमुखी समाधान की अपेक्षाएं जीवन सहज रूप में होना देखा जाता है। मतलब इन सारे जितने भी संबंध हैं सब में सर्वतोमुखी समाधान की अपेक्षाएं जो है जीवन में होती ही हैं। एक दूसरे से आदमी न्याय की अपेक्षा, समाधान की अपेक्षा, पुष्टि की अपेक्षा करता ही है। इतना ही नहीं, सभी संबंधों में किंवा नैसर्गिक संबंधों में भी समाधान पुष्टि पोषण संरक्षण की अपेक्षा आवश्यकता प्रवृत्ति जीवन सहज रूप में आंशिक रूप में भ्रमित अवस्था में भी होता ही है। तो भ्रमित अवस्था में भी सारे संबंधों में, मानव संबंधों में और नैसर्गिक संबंधों में भी ये सब आंशिक रूप में दिखता ही है। इसमें पूर्ण जागृत होने की संभावना समीचीन है। तो ये जो आंशिक रूप में जो ये मानव ये सब करता है उसमें पूर्ण जागृत होने की संभावना समीचीन है। समीचीन है मतलब वो उपलब्ध है या उसकी संभावना है। इस शताब्दी के 10वीं दशक में इसकी अपरिहार्यता अपने आप में समीचीन हुई कि मानव इतिहास के अनुसार गम्य स्थली के रूप में सर्वतोमुखी समाधान और प्रामाणिकता ही है। तो बाबा जी बोल रहे हैं ये मतलब 1900 कुछ वर्षों में किताब लिखी होगी, मूल रूप से लिखी होगी बाबा ने, उस समय में लिखा है कि ये हालांकि प्रथम संस्करण इसका 2000 में छपा है, पर बुक तो 1900 के उसमें लिखी होगी, तो इसीलिए लिख रहे हैं जब बुक लिखी थी बाबा जी ने कि इस शताब्दी के 10वें दशक में मतलब जो ये
जागृति है या पूर्ण जागृति की अपरिहार्यता अपने आप में समीचीन हो गई है कि मानव इतिहास के अनुसार गम्य स्थली के रूप में सर्वतोमुखी समाधान और प्रामाणिकता ही है। तो जो अभी तक जो मानव का इतिहास देखने को मिल रहा है उसके अनुसार जो मानव की गम्य स्थली है उस सर्वतोमुखी समाधान और प्रामाणिकता ही है। कार्य रूप में सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी ही कार्य है। ये जो है मानव की गम्य स्थली है। आचरण के रूप में मानवतापूर्ण आचरण ही एकमात्र सूत्र है। अनुभव के सूत्र में सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण ही सूत्र है। विश्लेषण के रूप में पदार्थ प्राण जीव और ज्ञानावस्था ही है। उपलब्धि के रूप में जो मानव अपेक्षा सहज विधि से समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व अनुभव सहज प्रमाण ही है। इस प्रकार जो है मानव का आचरण, मानव की जो कार्य रूप है, मानव का जो प्रमाण सूत्र है, विश्लेषण सूत्र है, उपलब्धि है, ये सब बाबा जी ये बता रहे हैं कि ये सब मानव के लिए अपरिहार्य है और इसकी आवश्यकता है। जीवन अपेक्षा सहज रूप में तृप्ति सुख शांति संतोष आनंद ही है। जागृति पूर्ण विधि से जीने के क्रम में ही सहअस्तित्व ही विशालता है। जो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व मानसिकता से, सहअस्तित्व विधि से जीना जो है यही विशालता है जागृति पूर्ण विधि से। ये सब बंधन मुक्ति का साक्ष्य है। तो जागृति पूर्ण विधि से जीने से सुख शांति संतोष आनंद की उपलब्धि है और यही जो है सब बंधन मुक्ति का साक्ष्य है। बंधन मुक्त होना माने पीड़ा से ग्रसित होना, दुखी होना। बंधन मुक्त होना माने सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति है और यही विशालता है। जागृति पूर्ण विधि से किया गया मानव सहज अभिव्यक्तियां हैं। यह सभी तथ्य को विधिवत देखा गया है, समझा गया है, जिया गया है और अंत में मानवतापूर्ण आचरण व्यवहार पूर्वक हर व्यक्ति सर्वतोमुखी समाधान का धारक वाहक हो सकता है। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का सार्थकता है। तो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो सभी तथ्य को, मतलब जितने भी अभी इस पैराग्राफ में बताए गए वो सब तथ्य को देखा गया है, समझा गया है, जिया गया है और अंत में मानवतापूर्ण आचरण व्यवहार पूर्वक हर व्यक्ति सर्वतोमुखी समाधान का धारक वाहक हो सकता है। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का सार्थकता है। तो इस बुक की सार्थकता यही है कि हर आदमी जो है मानवतापूर्ण आचरण से संपन्न हो और उसका धारक वाहक हो। सर्वतोमुखी समाधान अपने आप में सहअस्तित्व में जागृत होने का फलन है, अर्थात अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में जानने मानने और पहचानने का फलन है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, तभी जो है हमारे सारे विचारों में, इच्छाओं में और जीने में सर्वतोमुखी समाधान प्रमाणित होता है। सर्वतोमुखी समाधान प्रमाणित होने के लिए अनुभव संपन्न होना आवश्यक है और ये जो अनुभव होगा ये अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में जानने मानने पहचानने के रूप में ही होगा। यह स्वयं व्यवस्था सहज कड़ी दर कड़ी के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में व्यवस्था स्वयं स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि जो मानवीय परंपरा है उसमें जो व्यवस्था है वो मानव जिस तरह से जिएगा उससे स्वयं स्फूर्त व्यवस्था होगी। मतलब व्यवस्था कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, उसके लिए कोई श्रम करना है, ऐसा नहीं है। मानवतापूर्ण परंपरा में मानव जो जिस तरह से जिएगा वो उसके जो जीने का जो क्रम है उससे अपने आप व्यवस्था जो है अभिव्यक्त होगी। क्योंकि स्वायत्त मानव मानवतापूर्ण शिक्षा पूर्वक प्रमाणित होना देखा गया है और ऐसे स्वायत्त मानव ही परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में जीना और प्रमाणित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो स्वायत्त मानव है उसको स्वायत्त मानव उसी को बोल रहे हैं जो जागृत मानव है, स्वतंत्र मानव है। तो जो स्वायत्त मानव है वो मानवतापूर्ण शिक्षा पूर्वक प्रमाणित होना देखा गया है और परिवार मानव व्यवस्था मानव के रूप में जीता है। उसी से जो है व्यवस्था अपने आप प्रमाणित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अस्तु स्वायत्त मानव सहज अभिव्यक्ति परिवार व्यवस्था में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्हता से परिपूर्ण रहता ही है। तो जो स्वायत्त मानव है
मतलब जागृत मानव परिवार से लेके और अखंड समाज व्यवस्था में भागीदारी करने के उसमें अर्हता रहती ही है, और उसी अर्हता के कारण जो है वो जिस तरह से जीता है उससे अपने आप व्यवस्था में जी जाता है। इसलिए हर स्वायत्त मानव व्यवस्था में से के लिए भागीदारी को निर्वाह करना सहज है। इस प्रकार हर नर नारी स्वायत्त होना आवश्यक है। तो हर नर नारी का स्वायत्त होना आवश्यक है, क्योंकि स्वायत्त होने के बाद ही वो व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह कर पाता है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी आगे कह रहे हैं, जागृति विधि का लोकव्यापीकरण मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार कार्य विधि से संपन्न होना भी देखा गया है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा अपने में सत्ता में संपर्क प्रकृति नित्य वर्तमान और विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति सहज विधि से पदार्थ प्राण जीव और ज्ञानावस्थाओं का पूरकता उपयोगिता उदात्तीकरण का अध्ययन है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक मानव में स्वायत्तता परिवार व्यवस्था में जीने की कला और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वयं स्फूर्त होना स्पष्ट हुआ है। ये सभी तथ्य अस्तित्व में अनुभव होने का ही फलन है। कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित कर सकता है। इन संपूर्ण तथ्यों का अनुभवगामी विधि से अध्ययन करने और उसमें पारंगत होने के आधार पर सर्वतोमुखी समाधान जीवन सहज विधि से स्वीकृत रहता ही है। ऐसे अनुभव स्वीकृत होने के क्रम में न्याय साक्षात्कार पूर्वक स्वीकृत रहता ही है। न्याय और समाधान की सार्थकता सहज गरिमा और महिमा ही अभिव्यक्ति क्रम में अनुभव पूर्ण होना अर्थात अनुभव से परिपूर्ण होना पाया गया है। अनुभव बोध संकल्प चिंतन सहज विधि से किया गया चित्रण तुलन विश्लेषण आस्वादन और चयन जीवन जागृति के अनंतर संपन्न होने वाले कार्यकलाप है। जागृति ही ब्रह्म मुक्ति का प्रमाण है और लक्षण भी। प्रमाण का लक्षण प्रमाणित होने के लिए प्रेरक होना ही वर्तमान है। इन तथ्यों प्रक्रियाओं के आधार पर हर मानव अपने अर्हता को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक मूल्यांकित कर पाता है। फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि प्रक्रिया और फलन की संगीतमयता सहित हर मानव परिवार मानव के रूप में वैभवित होना संभव हो जाता है। इसकी आवश्यकता अपेक्षा सब में देखने को मिलता है और संभावना सर्वसमीचीन है। अस्तु मानव अनुभव मूलक विधि से जीने की कला पूर्वक अनुभवों को पुष्ट करना चाहता है। यह अस्तित्व में अनुभव मूलक प्रणाली पद्धति और नीति पूर्वक सार्थक सफल होना देखा गया है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। अस्तित्व में अनुभव होता है। एक, जीवन अस्तित्व में अनुभूत होता है। दो, जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में हर मानव परंपरा के रूप में विद्यमान है। अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। संपूर्ण अस्तित्व सत्ता में संपूर्ण प्रकृति है। यही चार अवस्था में वर्तमान है। इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित है। इन चार अवस्थाओं में से मानव ही अनुभव मूलक विधि से विचार शैली और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में जीने की कला को जानने मानने पहचानने निर्वाह करने योग्य इकाई है। जागरूक मानव सहज जीने की कला ही मुझे लगता है भैया है ना, वो जो पहले किया उतना पर्याप्त है, फिर आगे पढ़ेंगे। जी भैया। जी तो यहाँ पे बाबा जी मतलब ए नागराज जी बोल रहे हैं कि अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की सार्थकता यही है कि हर व्यक्ति समाधान का धारक वाहक हो, मानवतापूर्ण आचरण पूर्वक जिए। यही इस ग्रंथ की जो है सार्थकता होगी। उसी क्रम में आगे बोल रहे हैं, सर्वोत्तरमुखी समाधान अपने आप में सहअस्तित्व में जागृत होने का फलन है, अर्थात अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में जानने मानने और पहचानने का फलन है। ये हो गया ना भैया? जी भैया,
हाँ, उसके बाद वाले पैराग्राफ से। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। जागृति विधि का लोक व्यापीकरण। हाँ, तो जागृति विधि का लोक व्यापीकरण मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार कार्य विधि से संपन्न होना भी देखा गया है। तो बाबा जी को जागृति हुई अनुसंधान विधि से, पर बाबा जी बोल रहे हैं जागृति विधि का लोक व्यापीकरण मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार कार्य विधि से संपन्न होना भी देखा गया है। तो मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार व्यवस्था अगर होती है धरती में, तो उस विधि से भी जो है जागृति विधि का लोक व्यापीकरण हो पाएगा। मानवतापूर्ण शिक्षा अपने में सत्ता में संपृक्त प्रकृति नित्य वर्तमान और विकास क्रम विकास एवं जागृति सहज विधि से पदार्थ प्राण जीव और ज्ञानावस्थाओं का पूरकता उपयोगिता उदात्तीकरण का अध्ययन है। तो मानवतापूर्ण शिक्षा कैसी होगी उसका भी यहाँ वर्णन है कि जो सहस्तित्व है उसमें सत्ता में संपृक्त प्रकृति नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति सहज विधि है, और फिर पदार्थ प्राण जीव और ज्ञानावस्थाओं की परस्पर पूरकता उपयोगिता और उदात्तीकरण, इन सब का अध्ययन जो है मानवतापूर्ण शिक्षा है। अभी ये इन सब में से जो शिक्षा है, अभी जो प्रचलित शिक्षा है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता है ना। तो कितना अंतर है जो मानवतापूर्ण शिक्षा और जो वर्तमान प्रचलित शिक्षा है उसमें। तो इस तरह से जो इसका जब अध्ययन कराएंगे, इसके फलस्वरूप प्रत्येक मानव में स्वायत्तता, परिवार व्यवस्था में जीने की कला और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वयं स्फूर्त होना स्पष्ट हुआ है। तो इस प्रकार जो है मान्यतापूर्ण शिक्षा के फलस्वरूप प्रत्येक मानव में स्वायत्तता, परिवार व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वयं स्फूर्त होना स्पष्ट हुआ। ये सभी तथ्य अस्तित्व में अनुभव होने का ही फलन है। तो ये जो इस तरह से जो जीने की अहर्ता मानव में आएगी वो अनुभव से आएगी, पर अनुभव के लिए मानवीय शिक्षा संस्कार जो है कार्य विधि को अपनाना पड़ेगा ताकि हर मानव अनुभव तक पहुंच सके। कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित कर सकता है। इन संपूर्ण तथ्यों को अनुभवगामी विधि से अध्ययन करने और उसमें पारंगत होने के आधार पर सर्वतोमुखी समाधान जीवन सहज विधि से स्वीकृत रहता ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो संपूर्ण तथ्य हैं इनको अनुभवगामी विधि से, मतलब अनुभव के लिए जो अध्ययन है उसको अनुभवगामी अध्ययन बोल रहे हैं। उसमें पारंगत होने के आधार पर सर्वतोमुखी समाधान जीवन सहज विधि से स्वीकृत रहता है। उसमें पारंगत होने के बाद सर्वतोमुखी जो समाधान है वो जीवन में स्वीकृत रहता ही है। ऐसे अनुभव स्वीकृत होने के क्रम में न्याय साक्षात्कार पूर्वक स्वीकृत रहता ही है। तो जो इस अनुभवगामी विधि है उसमें सर्वतोमुखी समाधान स्वीकृत रहता है, न्याय स्वीकृत रहता है, साक्षात्कार पूर्वक ये सब स्वीकृत होता ही है। न्याय और समाधान की सार्थकता सहज गरिमा और महिमा ही अभिव्यक्ति क्रम में अनुभव पूर्ण होना अर्थात अनुभव से परिपूर्ण होना पाया जाता है। तो इस प्रकार न्याय समाधान की स्वीकृति और उसका साक्षात होने के बाद जो है इसकी गरिमा और महिमा की अभिव्यक्ति क्रम में अनुभव पूर्ण होना अर्थात अनुभव से परिपूर्ण होना पाया गया है। मतलब अध्ययन क्रम में हमको समाधान की स्वीकृति, सर्वतोमुखी समाधान की स्वीकृति, न्याय की स्वीकृति, साक्षात्कार पूर्वक ये सब इनकी स्वीकृति हमको होती है। और फिर इसकी न्याय और समाधान की सार्थकता सहज गरिमा महिमा की अभिव्यक्ति क्रम में, मतलब इसकी न्याय और सर्वतोमुखी समाधान को जब हम जीने लगते हैं प्रयास पूर्वक, साक्षात्कार पूर्वक जब इनको अभिव्यक्त करते हैं, तो उस क्रम में जो है अनुभव हर मानव को परिपूर्ण होना पाया जाता है। अनुभव बोध संकल्प चिंतन सहज विधि से किया गया चित्रण तुलन विश्लेषण आस्वादन और चयन जीवन जागृति के अनंतर संपन्न होने वाले क्रियाकलाप। उसके बाद अनुभव के बाद जो है अनुभव विधि से बोध संकल्प चिंतन सहज विधि से किया गया जो भी चित्रण है, तुलन है, विश्लेषण है, आस्वादन है, चयन है,
ये सब जागृत पूर्वक संपन्न होने वाले क्रियाकलाप है। जागृति ही भ्रम मुक्ति का प्रमाण है और लक्षण भी है। प्रमाण का लक्षण प्रमाणित होने के लिए प्रेरक होना ही वर्तमान है। तो जो जागृति का जो प्रमाण है उसका क्या लक्षण है कि हम जागृति के लिए या प्रमाण के लिए प्रेरक भी हों, मतलब हम स्वयं प्रमाणित हों और जागृति के लिए और प्रमाण के लिए प्रेरक हों, ये जागृति का प्रमाण है। इन सभी तथ्यों प्रक्रियाओं के आधार पर हर मानव अपने अहर्ता को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक मूल्यांकित कर पाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं, ये जो तथ्य हैं, इसके आधार पर हर मानव अपनी अहर्ता को, माने अपनी जो उसकी कैलिबर है उसको निरीक्षण परीक्षण पूर्वक मूल्यांकित कर सकता है। फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि प्रक्रिया और फलन की संगीतमयता सहित हर परिवार मानव के रूप में व्यवहित होना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये अनुभव मूलक विधि है, अनुभव मूलक प्रक्रिया है, उसके फलन में हर आदमी जो है परिवार मानव के रूप में व्यवहित होना, मतलब जीना, प्रमाणित होना संभव हो जाता है। इसकी आवश्यकता अपेक्षा सब में देखने को मिलता है और संभावना सर्वसमीचीन है। मतलब इस तरह से जीना की आवश्यकता अपेक्षा हर आदमी में है ही है और उसकी संभावना भी समीचीन है। अस्तु मानव अनुभव मूलक विधि से जीने की कला पूर्वक अनुभवों को पुष्ट करना चाहता है। यह अस्तित्व में अनुभव मूलक प्रणाली पद्धति और नीति पूर्वक सार्थक सफल होना देखा गया है। अर्थात मानव जो है अनुभव मूलक विधि से जीने की कला पूर्वक अनुभव को पुष्ट करना चाहता है, मतलब अनुभव मूलक विधि से अनुभव को पुष्ट करना चाहता है और यह अस्तित्व में अनुभव मूलक प्रणाली पद्धति नीति पूर्वक सार्थक सफल होना देखा गया है। मतलब अनुभव मूलक विधि से ही ये मानव की जो अपेक्षा है, मानव की जो आशा है, ये सब सफल होना देखा गया है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। अस्तित्व में अनुभव होता है, जीवन अस्तित्व में अनुभूत होता है। तो जब अस्तित्व में अनुभव होता है तो जीवन जीवन का भी अनुभव होता है। जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में हर मानव परंपरा रूप में विद्यमान है। अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। संपूर्ण अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, यही चार अवस्था में वर्तमान है। इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हैं। इन चार अवस्थाओं में से मानव ही अनुभव मूलक विधि से विचार शैली और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में जीने की कला को जानने मानने पहचानने निर्वाह करने योग्य इकाई है। मेरे को लगता है ये अस्तित्व में ये सब जब मानव को अनुभूत होता है तो ये सब जो है उसके जानने मानने में आता है। ये जो 6 बिंदु दिए हैं बाबा जी ने, ये सब जो है अस्तित्व में जानने मानने में आता है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो आगे बाबा जी बता रहे हैं कि जागृत मानव सहज जीने की कला ही मानव परंपरा का अक्षुण्ण गति है। विश्लेषण और प्रयोजन और विश्लेषण संबंध जागृति सहज विचार शैली अस्तित्व में अनुभव संपूर्ण अस्तित्व को चार अवस्था के रूप में जानने मानने पहचानने निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होना देखा गया है। मानव ही अनुभव को व्यवहार में प्रमाणित करता है। फलस्वरूप मानव सहज अपेक्षा और जीवन सहज अपेक्षा सर्वसुलभ होना स्वाभाविक है, इसलिए यह सर्वस्वीकृत भी है। संपूर्ण प्रयोग सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु के रूप में प्रमाणित होता है। यह सब व्यवस्था में उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता के अर्थ में प्रमाणित होता है। यही इसकी सार्थकता है। इससे यह भी पता चलता है कि नैतिकता पूर्वक ही मानव व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह कर पाता है। मानवीयतापूर्ण चरित्र पूर्वक व्यवहार करता है, मूल्य और मूल्यांकन पूर्वक जी पाता है, अथवा संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक जी पाता है। यही सुख सुंदर समाधान पूर्वक जीने की कला का स्वरूप है। प्रामाणिकता
मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य स्रोत है। प्रामाणिकता अस्तित्व में अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। संपूर्ण अस्तित्व व्यवस्था का ही ताना बाना होने के कारण मानव भी व्यवस्था में जीने की आवश्यकता बना ही रहा। चारों अवस्थाओं का अनुभव ही जागृति है। चारों अवस्थाएं अस्तित्व सहज सहअस्तित्व के रूप में वर्तमान होना ही स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य के रूप में मुक्ति सूत्रित और व्याख्यायित है। इस प्रकार अस्तित्व ही संपूर्ण स्थिति, गति, सूत्र और व्याख्या है। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। इसकी अक्षुण्णता वर्तमान के रूप में होना देखा गया है। स्थिति सत्य अपने स्वरूप में सत्ता में संप्रयुक्त प्रकृति के रूप में विद्यमान है ही। यही विद्यमानता विकास, पूरकता, उदात्तीकरण, जागृति और प्रामाणिकता के रूप में व्यक्त होना स्पष्ट है। वस्तु स्थिति सत्य देश, काल, दिशा के रूप में देखने को मिलता है। यह परस्परता के आधार पर समग्रता के साथ व्याख्या का होना देखा जाता है। जैसे एक से अधिक परमाणु अंशों के परस्परता में एक दूसरे के बीच एक निश्चित दूरी, जिस स्थिति में सभी अंश एक निश्चित आचरण के लिए अर्पित रहना देखने को मिलता है। इसमें निश्चित दूरी ही देश के रूप में, निश्चित गति ही काल के रूप में, निश्चित क्रिया यानी कि आचरण ही दिशा के रूप में व्याख्यायित है। इसलिए अनेक अणुओं के परस्परता में, अणुरचित पिंडों के परस्परता में देश, काल, दिशा स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक धरती में परस्पर वस्तुओं के बीच की एक निश्चित दूरी ही देश के रूप में दिखाई पड़ती है। एक ही धरती के परस्पर वस्तुओं अथवा परस्पर ग्रह गोलों के निश्चित दूरी अर्थात देश और दिशा दोनों स्पष्ट होते हैं और क्रिया की अवधि में ही काल गणना का होना देखा गया है। साथ में वस्तुगत सत्य को भी भैया ले लेता हूं मैं। वस्तुगत सत्य हर वस्तु में समाहित रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का ही व्याख्या है। प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण होने के कारण प्रत्येक एक में यह चारों आयाम समाहित रहता ही है और अविभाज्य रहता है। धर्म शाश्वत रूप यथास्थिति में वर्तमान होना स्पष्ट होता है। हर अवस्था में धर्म सुस्पष्ट है। स्वभाव मूल्यों के रूप में हर इकाई में विद्यमान रहता है। इसी को मौलिकता के रूप में भी पहचाना जाता है। धर्म और मूल्यों के आधार पर ही मौलिकता का पहचान हो पाता है। हर वस्तु प्रकाशमान है ही। प्रकाशमानता का मौलिक तत्व धर्म और स्वभाव ही है। गुण सदा ही गति के रूप में होना देखा गया है। यह सम विषम मध्यस्थ रूप में गण्य होना देखा गया है। इसमें से मध्यस्थ गति धर्म और स्वभाव के मौलिकता और उसकी अक्षुण्णता के अर्थ में व्याख्या है। रूप का जहां तक व्याख्या है वह आकार, आयतन, घन के रूप में ही होता है। जीवन चैतन्य इकाई होने के कारण, एक ही परमाणु होने के कारण इसका आकार, आयतन, घन स्पष्ट हुआ रहता है। जी भैया। जी भैया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जागृत मानव सहज जीने की कला ही, तो जो मानव परंपरा को अगर अक्षुण्ण रहना है धरती पे, तो उसको जागृत मानव के रूप में ही जीने की कला को विकसित करना पड़ेगा। मतलब जागृत मानव की परंपरा को स्थापित होना होगा, तभी मानव परंपरा की अक्षुण्ण गति है। मतलब वो किसी भी धरती के लिए बोल रहे हैं। विश्लेषण और प्रयोजन और विश्लेषण सम्मत जागृति सहज विचार शैली। तो जो प्रयोजन सम्मत विश्लेषण है, और मतलब जो भी विश्लेषण है वो प्रयोजन सम्मत हो जाए, तो ये जागृत विचार शैली, उसको जागृत विचार शैली बोल रहे हैं। अस्तित्व में अनुभव संपूर्ण अस्तित्व को चार अवस्था के रूप में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होना देखा गया। तो जो अस्तित्व में अनुभव संपन्न व्यक्ति है, अनुभव संपन्न मानव है, वो अस्तित्व को चार अवस्थाओं के रूप में समझता है, जानता है, मानता है, पहचानता है, निर्वाह करता है, और उसी के अनुसार उनके प्रयोजनों के आधार पर उसका विश्लेषण करता है
ये जागृति सहज विचार शैली है, इसी को जागृत विचार शैली बोल रहे हैं, जो प्रयोजन सम्मत विचार शैली है। मानव ही अनुभव को व्यवहार में प्रमाणित करता है, मतलब व्यवहार में जागृत मानव अनुभव को ही प्रमाणित करता है। अनुभव संपन्न मानव ही प्रमाणित मानव है, प्रमाण संपन्न मानव है, बाबा जी बोलते हैं। तो वो व्यवहार में ही उसकी जागृति या उसका अनुभव जो है प्रमाणित होता है, और उसके फलस्वरूप जो है मानव सहज अपेक्षा और जीवन सहज अपेक्षा सर्वसुलभ होना स्वाभाविक है। तो जो अनुभव संपन्न मानव जिस तरह से जीता है, उसके जीने के फलस्वरूप में उसकी मानव सहज और जीवन सहज अपेक्षा जो भी है, सुख शांति संतोष आनंद और समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व जो है, ये सर्वसुलभ होना स्वाभाविक है। इसलिए यह सर्व स्वीकृत भी है, इसलिए इसको सभी स्वीकारते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता। और अभी की जो जीने की जो शैली है, भ्रमित स्थिति में, वो किसी को स्वीकृत है, किसी को अस्वीकृत है। संपूर्ण प्रयोग समान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु के रूप में प्रमाणित होता है, और जो प्रयोग है, मतलब जो कार्य है मानव के, वो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के वस्तुओं के रूप में, उनके उत्पादन के रूप में प्रमाणित होते हैं। यह सब व्यवस्था में उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता के अर्थ में प्रमाणित होता है। तो ये सब जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं, वो व्यवस्था में उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के अर्थ में प्रमाणित होती है, जो उनकी उत्पादन है। यही इसकी सार्थकता है। इससे यह भी पता चलता है कि नैतिकता पूर्वक ही मानव व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह कर पाता है, मानवतापूर्ण चरित्र पूर्वक व्यवहार करता है, मूल्य और मूल्यांकन पूर्वक जी पाता है। तो बाबा जी बोलते हैं कि जो मानवतापूर्ण आचरण है, उसमें नैतिकता चरित्र और मूल्य तीनों मिला के जो है मानवतापूर्ण आचरण है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जीता है मानवतापूर्ण आचरण पूर्वक, वही व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह कर पाता है। मतलब ये इससे संपन्न मानव ही व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, और जो इससे संपन्न नहीं है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था उत्पन्न करेगा ही। यही सुख सुंदर समाधान पूर्वक जीने की कला का स्वरूप है। प्रामाणिकता मूल्य चरित्र नैतिकता का अविभाज्य स्रोत है। तो जो प्रामाणिकता है, जिसको प्रामाणिकता पूर्वक जीना या प्रामाणिकता पूर्वक व्यवहार करना बोल रहे हैं, या अनुभव पूर्वक जीना बोल रहे हैं, वो मूल्य चरित्र नैतिकता का अविभाज्य स्रोत है। मतलब ये तीनों भाग उसमें अविभाज्य रूप में हमेशा रहते ही हैं। प्रामाणिकता अस्तित्व में अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। संपूर्ण अस्तित्व व्यवस्था का ही ताना बाना होने के कारण मानव भी व्यवस्था में जीने की आवश्यकता बना ही रहा। तो जो संपूर्ण अस्तित्व है, हम लोग कई बार अध्ययन किए हैं कि पूरा अस्तित्व जो है अपने आप में व्यवस्था है। मानव को छोड़ के, भ्रमित मानव को छोड़ के सारी इकाइयां परस्पर स्वयं व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार हैं। तो इस कारण से जब मानव को भी ये समझ में आता है, तो व्यवस्था में जीने की आवश्यकता उसकी बनती ही है। जैसे उसको अस्तित्व का समझ में आता है, तो उसकी व्यवस्था में जीने की आवश्यकता बना ही रहा। चारों अवस्था का अनुभव ही जागृति है। तो ये बार बार बोल ही रहे हैं बाबा जी की जो अनुभव है, उसमें अनुभव में अस्तित्व में चारों अवस्थाओं का जो अनुभव है वो भी है, उसी को जागृति भी बोल रहे हैं। और चारों अवस्थाएं अस्तित्व सहज सहअस्तित्व के रूप में वर्तमान होने की स्थिति में स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य के रूप में सूत्रित और व्याख्यायित है। तो जो अस्तित्व है, पूरे अस्तित्व में जो वास्तविकता है, जो सत्य है, और उसमें जो चारों अवस्थाएं हैं वर्तमान है, मतलब उसमें कोई भूतकाल भविष्य काल नहीं है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये हम लोग अध्ययन किए ही हैं। उसी को व्याख्यायित करने के लिए, सूत्रित करने के लिए स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत
सत्य के रूप में बाबा जी उसको व्याख्यायित करते हैं। इस प्रकार अस्तित्व ही संपूर्ण स्थिति, गति और सूत्र और व्याख्या है। तो जो अनुभव में जो मानव को जानने मानने में आता है, वो पूरे अस्तित्व की संपूर्ण स्थिति, गति, सूत्र और व्याख्या जो है वो सब जानने मानने में आता है। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है, इसकी अक्षुण्णता वर्तमान के रूप में होना देखा गया। तो अस्तित्व जो है न घटता है, बढ़ता है और हमेशा वर्तमान रहता है और स्थिर है, निश्चित है। स्थिति सत्य अपने स्वरूप में सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में विद्यमान है ही है। तो ये जो तीन सत्य हैं, उसमें स्थिति सत्य को सत्ता के रूप में, सत्ता को स्थिति सत्य के रूप में बताया गया है। बाबा जी ने बताया है सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में विद्यमान है। यही विद्यमानता विकास, पूरकता, उदात्तीकरण, जागृति और प्रामाणिकता के रूप में व्यक्त होना स्पष्ट है। तो ये जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, उसी में विकास विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, और विकास क्रम में ही उदात्तीकरण और जो चारों अवस्थाएं विकसित हुई हैं, ये सब जो है प्रामाणिकता के रूप में अस्तित्व में व्यक्त है। वस्तु स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य को ऐसे समझते हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ है मतलब उसकी स्थिति कहाँ है, उसी को देश काल दिशा के रूप में देखने को मिलता है। जो वस्तु स्थिति सत्य को देश काल और दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं, यह परस्परता के आधार पर समग्रता के साथ व्याख्या का होना देखा जाता है। तो जो वस्तु स्थिति है, वो परस्परता में उसकी जो दिशा है और देश है, वो परस्परता में व्याख्यायित होती है समग्रता के साथ। जैसे एक से अधिक परमाणु अंशों के परस्परता में एक दूसरे के बीच एक निश्चित दूरी, जिस स्थिति में सभी एक निश्चित आचरण के लिए अर्पित रहने को मिलता है, इसमें निश्चित दूरी ही देश के रूप में, निश्चित गति ही काल के रूप में और निश्चित क्रिया आचरण ही दिशा के रूप में व्याख्यायित होता है। तो जो कोई भी इकाई किसी दूसरी इकाई की परस्परता में एक निश्चित दूरी में है, निश्चित गति के रूप में है और काल के रूप में है। काल के रूप में मतलब उसका जो आचरण है, उसका आचरण जितने काल के लिए उस स्थिति में है, उसको काल बोल रहे हैं, दिशा भी बोल रहे हैं। इस प्रकार किसी भी इकाई का वस्तु स्थिति सत्य जो है, उसके देश, काल और दिशा के रूप में व्याख्यायित होता है या चिन्हित होता है। इसमें निश्चित दूरी ही देश के रूप में, निश्चित गति ही काल के रूप में, आचरण के रूप में व्याख्यायित है। इसलिए अनेक अणुओं के परस्परता में, अणुरचित पिंडों के परस्परता में देश, काल, दिशा स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक धरती में परस्पर वस्तुओं के बीच की एक निश्चित दूरी ही देश के रूप में दिखाई पड़ती है। एक ही धरती के परस्पर वस्तुओं अथवा परस्पर ग्रह गोलों के निश्चित दूरी अर्थात देश और दिशा दोनों स्पष्ट होते हैं, और क्रिया की अवधि में ही काल गणना का होना देखा गया है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु की स्थिति, मतलब उसकी जो स्थिति है, मतलब उस कहाँ पे स्थित है, उसको समझने के लिए जो उपयोग करते हैं, उसमें देश, दिशा और काल, इन तीनों से उस वस्तु की स्थिति जो है मानव को समझ में आती है। उसके बाद है वस्तुगत सत्य। वस्तुगत सत्य मतलब किसी भी वस्तु में समाहित जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की जो व्याख्या है, वो उसका वस्तुगत सत्य है। जैसे मानव का वस्तुगत सत्य, किसी वनस्पति का वस्तुगत सत्य या किसी खनिज का वस्तुगत सत्य उसका वस्तुगत सत्य होगा। उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म जो है वो उसका वस्तुगत सत्य है। प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण होने के कारण प्रत्येक एक में वह चारों आयाम समाहित रहता ही है और अविभाज्य रहता ही है। तो प्रत्येक इकाई में, अस्तित्व की प्रत्येक इकाई में चारों आयाम मतलब रूप, गुण, स्वभाव, धर्म रहते ही हैं। धर्म शाश्वत रूप यथा स्थिति में वर्तमान होना स्पष्ट है। हर अवस्था में धर्म सुस्पष्ट है।
तो हर अवस्था में जो शाश्वत रूप में हमेशा वर्तमान रहता है उसको धर्म बोल रहे हैं। तो हर अवस्था का धर्म जो है सुस्पष्ट है, स्वभाव मूल्यों के रूप में हर इकाई में विद्यमान रहता है। और जो स्वभाव है ना, जैसे मानव का स्वभाव भी हम पढ़ते हैं, भ्रमित मानव का अलग स्वभाव है, जागृत मानव का अलग स्वभाव है। तो ये हर मानव का उसकी जागृति के अनुरूप स्वभाव अलग अलग होता है, जो मूल्य के रूप में हमको दिखाई देता है, समझ में आता है। इसी को मौलिकता के रूप में पहचाना जाता है। धर्म और मूल्यों के आधार पर ही मौलिकता का पहचान हो पाता है। तो परस्परता में जो किसी इकाई का जो धर्म और मूल्य के रूप में जो उसकी मौलिकता है, मतलब धर्म और स्वभाव के रूप में उसकी मौलिकता है, उसको हम पहचान पाते हैं। उस प्रकार उसके साथ हम निर्वाह कर पाते हैं। हर वस्तु प्रकाशमान है ही, प्रकाशमानता का मौलिक तत्व धर्म और स्वभाव ही है। गुण सदा ही गति के रूप में होना देखा गया है। तो गुण जो है गति के रूप में होना हम समझ में आता है कि गुण जो है परस्परता में जो कोई इकाई जो व्यक्त होती है परस्परता में, उसको गुण के रूप में देखते हैं। यह सम विषम मध्यस्थ के रूप में गण्य होना देखा गया है। तो गुण को किसी भी इकाई में सम विषम और मध्यस्थ के रूप में उसकी जो गति है उसके रूप में देखा जाता है। इसमें से मध्यस्थ गति धर्म और स्वभाव के मौलिकता और उसकी अक्षुण्णता के अर्थ में व्याख्या है। तो जो इकाई मध्यस्थ के रूप में कार्यरत है, मध्यस्थ के साथ है, मध्यस्थ गति है उसकी, उसमें उसकी धर्म और जो स्वभाव है वो उसके अक्षुण्ण रूप में व्याख्यायित रहते हैं। मतलब उसका स्वभाव और धर्म जो है अक्षुण्ण होता है, जो इकाई मध्यस्थ के रूप में कार्यरत रहती है। रूप का जहां तक व्याख्या है वह आकार आयतन के रूप में होता है। रूप जो है आकार आयतन के रूप में होता है, वो हमको समझ में आता ही है। जीवन चैतन्य इकाई होने के कारण, एक ही परमाणु होने के कारण इसका आकार आयतन घन स्पष्ट हुआ रहता है। तो जीवन चैतन्य परमाणु है, उसका आकार आयतन जो है एक परमाणु के रूप में स्पष्ट है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। और समय तो हो गया है कब का। मुझे लगता है 5-7 मिनट हम लोग समय से आगे बढ़ गए हैं, निकल चुके हैं। तो अब जो है हमारे पठन के कार्यक्रम को यहाँ रोकते हैं, पठन और व्याख्या के कार्यक्रम को। और चर्चा का कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी या तो जो है जिज्ञासा उस पर आगे बढ़ते हैं भैया। जी भैया। जी भैया। जी जी। तो आज की चर्चा, आज की व्याख्या को लेकर किसी मित्र को कुछ शेयर करना है, कोई प्रश्न है तो उनका स्वागत है। भैया ये रूप अक्षुण्ण रहता है, ये जरा समझाओ ना। रूप तो बदलता नहीं रहता क्या? रूप अक्षुण्ण कहाँ लिखा है भैया? योगेश भैया नहीं लिखा है। बताइए, आप बताइए। रूप अक्षुण्ण नहीं लिखा है। नहीं लिखा नहीं, अभी भैया बोले थे, बी आर वो तो भैया। धर्म और स्वभाव की मौलिकता और उसकी अक्षुण्णता है। हाँ तो वो तो ठीक है। सभी इकाई के नहीं साथ यानी धर्म और हाँ, स्वभाव तो रूप जो है अक्षुण्ण नहीं अक्षुण्ण है ना, रहते बस हैं। इतना ही मुझे जानना था। ठीक है नहीं, भैया। रूप नहीं है इसमें। मध्यस्थ गति के रूप में धर्म और स्वभाव की मौलिकता जो है उसकी अक्षुण्णता बनी रहती है। तो सही मतलब जो सही। कहता है ना कि रूप गुण परिवर्तनशील है, स्वभाव और धर्म जो है हर इकाई में जो है वो स्थायी रूप में बना रहता है। ठीक है। हाँ, मेरे और वो सुनने में कुछ गलती हुई होगी, अभी बी आर भैया कह रहे पिछले 2-3 वाक्य में इस तरह का आया था। जी 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 भैया। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ सभी भैया। को नमस्ते। हाँ जी। भैया ये जो शील संरक्षण वाली बात आई थी ना, हाँ तो उधर से शील की परिभाषा देखने जाए तो मानविकता पूर्ण आचरण की स्वीकृति है ना। जी। तो
मेरे को ये लगा मुझे शीर्ष लगता पे मैंने परिभाषा देखी तो उससे मेरे को थोड़ा कोरिलेट हो पा रहा है है शील संरक्षण यानी मुझे लगता है कि ये जो मैं है भी वही संस्कार पढ़ रही संरक्षण। थी पूर्णिमा बहन। हाँ नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया। सभी का नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आज का अध्ययन ना, और मैं भी हाँ यही पैराग्राफ पढ़ रही थी, मेरा भी इसी पे बहुत अच्छा ध्यान गया। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, बहुत मतलब प्यारी बात लगी है मुझे। न्याय का साक्षात्कार संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में होने की प्रक्रिया है। तो न्याय का साक्षात्कार मतलब है कि हम संबंध मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति में होने की जो प्रक्रिया को अपना रहे हैं, इस प्रक्रिया में ही न्याय का साक्षात्कार है। यही न्याय प्रदायी क्षमता का द्योतक है। संबंध अपने में परस्पर पूरक होना एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हम परस्पर संबंध का मतलब ही यही है कि हम परस्पर पूरकता के साथ जी रहे हैं, और ये शाश्वत सिद्धांत है, मतलब निरंतरता हो इसकी, यही एक शाश्वत सिद्धांत का अर्थ है। इसकी पुष्टि सह अस्तित्व में पूरकता सर्व मानव वांछित अपेक्षित वैभव है, और यही हर मानव का वैभव है। ऐसी पूरक क्रियाएं पुष्टिकारी, संरक्षणकारी, अभ्युदयकारी और जागृतिकारी प्रयोजनों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसमें जो पूर्णिमा बहन ने कहा ना, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। पुष्टिकारी कार्यों को शरीर पोषण, मतलब खाली पुष्टिकार शरीर पोषण नहीं है, विचार पोषण, कार्य पोषण, आचरण पोषण, ज्ञान और दर्शन पोषण के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम पुष्टिकारी कार्य करते हैं, उसका मतलब है हम अपना और अपने साथ जुड़े हुए सभी संबंधियों का शरीर पोषण, विचार पोषण, कार्य पोषण, आचरण शोषण, ज्ञान और दर्शन शोषण कर रहे हैं। यह पोषण विभिन्न संबंधों में घटित होता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। जैसा मातृ संबंध में शरीर पोषण, शील संरक्षण, शील यानी चरित्र, मूल्य, चरित्र, नैतिकता। फिर पितृ संबंध में बताया शील, आचरण, शरीर संरक्षण। फिर गुरु शिष्य संबंध में बताया शिक्षा, ज्ञान, दर्शन का पुष्टि और संरक्षण। भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, साथी, सहयोगी संबंध में सर्वतोमुखी समाधान की अपेक्षाएं जीवन सहज कार्य रूप में होना देखा गया है। ये लाइनें, मैं भी यही लाइनें दोबारा पढ़ रही थी, मतलब आत्मसात करने वाली लाइन। वैसे तो पूरा दर्शन ही है, लेकिन जो लाइन हमें बिल्कुल जहाँ छू जाती है ना, जहाँ हम खड़े होते हैं, तो वो लाइन जैसे हमें छू जाती है, तो वो वाली बात है। जी दीदी, बहुत बढ़िया। तो पूर्णिमा दीदी, आपकी जिज्ञासा जो थी शील संरक्षण, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, हाँ 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 हाँ। पॉइंट की बात मैं है ना। परिभाषा देखी तो मेरे को लगा कि क्या है। हाँ, फिर वो अक्सर भैया, ठीक है। हाँ, फिर जी अक्सर भैया दे सुख सुंदर समाधान, ये अक्सर 3 शब्द साथ में आते हैं। तो हाँ, फिर मेरा ध्यान गया सुंदर के लिए फिर परिभाषा देखी तो उससे फिर कोरिलेट हो जाता है। जी हम्म, जी जी जी। सुंदर की परिभाषा प्रयोजन, सहज, आवश्यकता, पूरकता और उपयोगिता। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, सुख सुंदर समाधान। जी दीदी। ठीक है। जी। और कोई मित्र? विजय बल भैया, राजा भैया। नहीं भैया, आज का कुछ नहीं है। बाकी साथी सब पूछ लें, फिर मैं कुछ रख दूं। अच्छा, और कोई मित्र? उमाशंकर जी। राजा भैया, क्या बात है, आवाज पहुंच रही है मेरी मित्रों? हाँ भैया, आवाज पहुंचे तो। अच्छा अच्छा। तो सुरेंद्रपाल भैया भी है। हाँ पाल योगेश भैया, भैया नमस्ते, बीआर भैया भैया नमस्ते। नमस्ते, भैया सभी नमस्ते। को नमस्ते। नमस्ते। आज भी सुबह वाली मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई भैया, तो देर से हाँ आना हुआ, पर बढ़िया, हर बार तो ध्यान जाता ही है हाँ ना।
तो जी बाबा जी तो हर बार ये इसमें मुझे बढ़िया बात ध्यान गया, जहां से मैंने सुना तो भैया जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि जागृति विधि का जो लोकव्यापीकरण है वो मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार और कार्यविधि से संपन्न होता देखा गया है। ये बढ़िया, मतलब क्योंकि बाकी सब जगह भी अध्ययन अभ्यास की ही बात चल रही है, तो ये जागृति विधि का जो है और ये शिक्षा के द्वारा हो सकता है, यही वास्तव में विकल्प का स्वरूप है ना, कि किस तरह से हम जागृति पूर्वक विधि से, और जागृति को हम कई तरह से देखते हैं, पर इस सब को पढ़ते हुए मेरा ध्यान गया कि जागृति का मतलब है कि अस्तित्व में क्या है उसका एक पता चल जाना, है ना, और उसी में मानव का प्रयोजन पता चल जाना, है ना, अस्तित्व में का स्वरूप समझ में पता चल जाना, और फिर वो तर्क पूर्वक हमारे समाधान में आ जाना, जो समाधान की बात कर रहे हैं, और फिर उसको जी पाना और उसके अनुसार फिर सारी व्यवस्थाएं हो जाना। तो एक व्यक्ति से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक का जागृति विधि से ये बढ़िया फिर से ध्यान गया। तो आप जब कह रहे थे तो मैंने कहा कि चलो, जब भी जितना सुन लें उतना ध्यान चला ही जाता है, तो इतनी बात मुझे ध्यान पे गया। योगेश भैया, बी आर भैया, बढ़िया, मेरी जी बात भैया, जी जी बढ़िया भैया। बढ़िया। शुभा दीदी, नमस्ते भैया। मैं भी नमस्ते। मीटिंग में ही थी वो वाले में, लेकिन अ, जब भैया जब आप पढ़ रहे थे ना, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें ध्यान में जा रही थी। उसमें जो वस्तुगत सत्य में कि हर वस्तु का स्वभाव उसके मौलिक गुणों का प्रकाशन ही है, और एक जगह आप भैया ने शायद एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि मध्यस्थ गुणों का मतलब जो मध्यस्थ गुण ही मध्यस्थ गति ही स्वभाव के रूप में परिलक्षित होती है। तो ये थोड़ा धर्म आज और मेरे को, स्वभाव। हाँ, धर्म और स्वभाव के साथ तो वो जी कनेक्ट होता सा दिखाई दिया कि सम विषम मध्यस्थ, और इसमें जब तक गुण में मध्यस्थ गति वाला मध्यस्थ गुण नहीं आएगा, तब तक वो स्वभाव के रूप में स्थिर वैसे हो नहीं सकता। तो वो थोड़ी कनेक्टिविटी मुझे आज यहाँ पकड़ में बहुत अच्छा लग रहा था, वही सोच रही थी मैं। जी दीदी। उमाशंकर भैया आज मौन है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है भैया भैया तो। भैया हाँ नमस्कार जी, सभी को। जी हाँ, भैया। मौन नहीं थे भैया, सुन रहे थे। जब आप हमारा नाम अच्छा। कॉल किए तभी सुन ही रहे हाँ थे, हाँ, है ना। लेकिन फिर सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो हम कहे पहले सुन ही लेते अच्छी तरीके से। जी तो भैया। मेरा जो ध्यान गया भैया, जो अभी एक दीदी बोल रही थी, जो वस्तुगत सत्य को जब बाबा ने अभी इसी में देश काल और दिशा से जो जोड़ा है, वो तात्विक स्तर पर हमको जो बाबा जोड़े हैं, वो हमको बड़ा अच्छा लगा आज जब सुने तो। नहीं अचानक सा भैया, दिमाग वो वस्तु स्थिति स्थिति, सत्य, वस्तुगत सत्य नहीं, हाँ वस्तु वस्तु स्थिति स्थिति सत्य के सत्य। बारे में, हाँ, जब जी जोड़ा इन्होंने कि एक एटम के अंदर भी हम देख सकते हैं देश काल और दिशा को। और जब एक संविधान का निर्माण होता है किसी देश के लिए, तो वहां पर भी देश काल दिशा को ध्यान में रख करके हम नियम बनाते हैं, जैसे जैसे हमारा संविधान में डेवलप हो रहा है। ऐसे ही एक परमाणु के स्तर पर जो बाबा दिखाए हैं एटम के स्तर पर, कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो पार्टिकल्स होता है, और वो डिस्टेंस को देश बोले हैं, उसको घूमने को जो है काल से जो तुलना किया हुआ है, वास्तव में काल तो वही है ना, जब भी बोलते हैं तो। और जो उनका एक हर एटम का जो एक अपना निश्चित आचरण हो जाता है, जैसे सोना का एटम है, आयरन का एटम है, अपने आचरण के साथ हो जाता है, तो वो आचरण को ले लेना ही उनका दिशा है। तो इतना एलिमेंट्री लेवल पर मैं नहीं सोच पाया था, तो बड़ा अच्छा लगा ये चीज हमको अभी जब सुन रहे थे तो। इतना ही शेयरिंग था भैया, रोमांचित किया आज ये जी 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 चीज भैया। हमको। देश दिशा काल नहीं, मतलब स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य हाँ, को बाबा जी ने इतने सरल एक रूप तो में, इतनी सरल भाषा हाँ में ये रखा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे तो समझ रहे थे भैया कि जैसे आपका स्थिति सत्य क्या है, आप एक वस्तु था, आपका वस्तु स्थिति सत्य क्या है, वो जो फिजिकली जो समझने के लिए जो दिया गया है ग्लोब पर, कि इतना देशांतर पर, इतना अक्षांश पर आप यहाँ पर अवस्थित हैं, वो समझ में आज
वो तो आ ही जाता है समझ में, वो तो ऑलरेडी हमारे एजुकेशन में है ना। लेकिन एटम के लेवल पर जो बाबा जी इनको तुलना किया दिखाए हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा। जी भैया। जी भैया जी मुझे लगता है कि शायद इसमें केवल जो है भौतिक जो है फिजिकल देश दिशा काल नहीं है, इसमें जागृति के अर्थ में भी इसको बताया गया है ना। जैसे उनके आचरण को जो है दिशा के रूप में कि कौन सी दिशा है, ये राज की दिशा या विकास की दिशा, जागृति हाँ की दिशा या बिल्कुल राज, है ना। वो भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है। और केवल जैसे फिजिकल। आप, हाँ जी, जी 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 बताइए जी, समझ गए समझ बताइए गए। बताइए जो बताइए। फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन जो आज हमारा दे रहा है, जो भी हाँ मॉडर्न एजुकेशन है, वो केवल फिजिकल के बारे में बताते हैं, लेकिन मानवता जी के बारे में कुछ भी बातें नहीं करता है। वो भी इसमें समाहित है। जी दिशा की भैया, जब बात करते हैं तो दो दिशा हो जाता है ना, उत्तर पूर्व और पश्चिम बिल्कुल पश्चिम, जो हम बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। को बताते हैं। और एक हाँ, दिशा जो बाबा बता रहे हैं मानवतापूर्ण आचरण के लिए, है ना। जी भैया तो जी। वो चीजें हाँ भी हाँ है, ऐसा हाँ नहीं है। जी जी, हाँ। बढ़िया अगर बढ़िया भैया बढ़िया। अगर वो छूट गया तो फिर समझो अभी पूरा समझ में नहीं आया है ना, नहीं नहीं, स्थिति वो में छूट गया छूट तो, गया। वो अगर छूट गया, वो हाँ छूट गया तो दर्शन छूट गया। देश, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चीज के लिए तो ये मॉडर्न एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। जी जी बहुत जी बहुत गहराई तक काम किया हुआ है मॉडर्न एजुकेशन, एटम जी परमाणु या वस्तु के बारे में। वो तो जी मेन जी है कि मानवतापूर्ण आचरण ही गायब है एजुकेशन से। जी 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 भैया, थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया। जी जी। और कोई मित्र? हाँ भैया। नमस्ते योगेश भैया। नमस्ते पोषक भाई। बस नमस्ते। मेरा एक सेंटेंस पे बढ़िया ध्यान गया, भ्रमित मानव ही व्यवस्था में नहीं है, बाकी सब इकाई व्यवस्था में है। तो मैं जी अपने भैया। आप को बहुत अपग्रेडेड इकाई मानता था, वो भ्रम मेरा भी टूट गया आज। कई बार सुना होगा ये सेंटेंस, लेकिन बहुत गहराई से छू गया ये सेंटेंस। स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी में सिर्फ भ्रमित मानव नहीं है, बाकी सब इकाइयां है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। आपने भ्रमित मानव की बात बताई ना, तो उससे है ना, उससे मेरा वो ध्यान भी गया। स्वायत्त मानव को लेकर बाबा जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या की है ना। स्वायत्त मानव ही आगे जाके परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित हो सकता है ना। तो परिवार और स्वायत्त मानव किसको कहा गया, तो जो मान्यतापूर्ण शिक्षा से संपन्न है वही स्वायत्त मानव है। या तो जो है वो 5 सद्गुणों ने स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के रूप में जो है वो स्वायत्त मानव है ना। और वही फिर जो है परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में जो है प्रमाणित होता है। उसको लेकर भी बाबा जी ने बहुत बढ़िया बात रखी है। जी भैया। जी जी भैया। राजा भैया है आज? भैया जी भैया भैया, एक चीज और शेयरिंग करना था। जी जी, स्वागत है भैया। ये शेयरिंग ये करना था कि जो हमारा NCF 2023 है ना, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना था 2020, हम्म हम्म उसमें जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना, हम्म इसमें दो चीज को मैं पढ़ा तो देखा कि दो चीज इन्होंने इंक्लूड किया है। अ, यही चरित्र निर्माण के लिए, या आदमी का थोड़ा सा इधर भी झुकाव जाए। हम्म उसमें एक है कि हमारा जो IKS सिस्टम, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो हम्म उनमें से एक चीज को इन्होंने लिया है, थोड़ा सा अंश लिया है। एक प्राण कोशा की बात करते हैं, ये इन्होंने इंक्लूड किया है NCF में। जब भी कोई साथी NCF को पढ़ेंगे तो उसमें हम्म देखेंगे कि उन्होंने प्राण कोशा, पंचकोश जो होता है जिसको बोलते हैं, है ना, हम्म उनको इन्होंने इंक्लूड किया है। मतलब शुरू किया इधर सोचना अभी। और एक चीज और इंक्लूड किया इन्होंने, जो ज्ञान किसको कहें, हम्म उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। बाबा का दर्शन से तो इनको तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो ही रहा है। जैसे ये सब इंक्लूड हो रहा है तो बाबा का दर्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है। उतना जी उनका जो डिग्री ऑफ जो लेवल है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्का हल्का इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसमें NCF में जो पंचकोशा है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अपने व्यवहार दर्शन में भी बाबा ने इनका जिक्र किया है। एक ही जगह किया है, थोड़ा सा लिखे हुए हैं इस कोशा के बारे में। तो ये भी इंक्लूड किया गया है NCF में। ये भी एक खुशी खुशी
देख करके उनको हमको खुश हुए कि चलो इंक्लूड तो हो रहा है धीरे धीरे, बात सब धीरे धीरे आ रही है, स्लो है लेकिन आ तो रही है। और एक अपने ही IQ सिस्टम से लिया इन्होंने कि ज्ञान किसको कहें, तो जैसे चार्वाक दर्शन में बात करते हैं कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष को ही मानता है चार्वाक दर्शन। तो उसमें भी प्रत्यक्ष एक तो प्रत्यक्ष का ज्ञान बताया गया है कि ज्ञान किसको के, उसमें प्रत्यक्ष को, एक अनुमान को, ऐसे ही 3-4 करके दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बाबा का दर्शन उसमें धीरे धीरे कर करके इंक्लूड हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। भैया ये मुझे कहना जी भैया है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हो ना, प्रचलित जी परंपरा में या जो एनसीएफ में आप जो कह रहे हो, वहाँ जो पंचकोश को जो जिस तरह से बताया गया है, उसमें मुझे लगता है कि संवेदनशीलता की सीमा तक है ना। जबकि बाबा जी जो है बात कर रहे हैं, वो संज्ञानशीलता, संज्ञानीयता हाँ के अर्थ में जो है पंचकोश को दिखाया है। तो वो अंतर है ना, वो अंतर है और वो मूलभूत अंतर है। एनसीएफ में जो है, जो आनंदमय कोश और उसकी बात है ना, विज्ञानमय कोश, उसको मुझे लगता है कि जागृति के साथ नहीं जोड़ा है। नहीं, हाँ ये मैंने ये पहले ही बोला आपको कि बाबा हाँ के पूरा पूरा दर्शन को नहीं, कुछ हद तक को लिया, जैसे असंवेदनशीलता, संवेदनशीलता, हाँ, बस संज्ञानशीलता, तो संवेदनशीलता तक को उन्होंने समाहित कर दिया वहां पर कि आप जी यहाँ पर जी इनको लेकर के बच्चों में ये कम से कम आचरण जी आ जी जाए, जी इतना तक किया है। तो एक जी स्टेप जी। हमको लगा कि जैसे देखे ना एनसीएफ को पढ़ते हुए, हमको चलो कुछ तो आया यार यहाँ से, इसमें मध्य से से दर्शन की ऐसा और थोड़ी लगा। गति दिख रही है। हाँ, जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये जी इस वे में बोलने की कोशिश की थी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया भैया। और कोई मित्र? विजयबल हाँ भैया। भैया, नमस्ते। नमस्ते फिर से। मैं भैया पिछले हफ्ते का एक रखता हूँ। सुरेंद्र पाल भैया उसको रखे थे, बढ़िया आवेश वाला प्रश्न हो गया था। और एक था कि बाबा जी तो हर जगह बोलते हैं जीवन की परंपरा होनी चाहिए। तो ये बंधन और मुक्ति का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो काफी तो अच्छा ध्यान जा रहा है, बढ़िया भी हुआ। इसमें ध्यान जा रहा है कि जीवन ज्ञान होने से ये फिर बंधन मुक्ति ये भी स्वयं स्फूर्त होगा, तभी तो ये भी ज्ञान हो जाएगा, ये बंधन मुक्ति वाला। और एक भैया जो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, काफी अच्छा लगा। मगर एक चीज है, मुझे जो है लग रहा है कि हम तो अटैच्ड हैं और डिटैच भी हैं। है तो डिटैच्ड, मगर बंधन के साथ हैं। तो फिर ये भैया एक तो पता चल रहा है कि ये पूरा जो जागरूक होने के बाद ही ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट पूरा बढ़िया से होगा। इसमें कोई मतलब बंधन वाला विचार में मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो ये जो भैया ये थोड़ा तो अभी दिमाग में चलता रहता है। इसको थोड़ा और बताएं भैया। इसका तो अभ्यास मतलब हर वक्त चिंतन में ये होनी चाहिए। मगर भैया ये जो डिटैचमेंट को पूरा सोच नहीं पाते। ये जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब फिर इसको जब अभ्यास में जाते हैं तो तभी जब डिटैचमेंट सोचते हैं तो फिर तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि पूरा तो जीवन ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए शायद हो रहा है भैया। मैं प्रश्न को रखता है भैया जी सुरेंद्र पाल भैया, भैया। शायद आप ये कह रहे हैं कि जो अभी हमारा जो जीवन है ना, आसक्त जीवन और अनासक्त जीवन, हम्म। है ना, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था के आधार पर अनासक्त जीवन हो सकता है ना, प्रयोजनों के आधार पर अनासक्त जीवन है। यदि हमारा जो भी है ना जीना है, उठना बैठना सोचना खाना पीना मिलना जुलना संबंध जो भी है, यदि व्यवस्था और प्रयोजन के आधार पर है, तो वहाँ अटैचमेंट नहीं है ना। मतलब सबके साथ जीते हुए भी जैसे जो है ना, डिटेच रह के जीते हैं। मतलब किसी चीज को अन्याय न हो, है ना। हम जिन संबंधों में जी रहे हैं, है ना, जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, जो भी हमारा दायित्व कर्तव्य है, उसको जरा भी अन्याय न हो, है ना, वो भी संभले। और साथ में कहीं जो है आसक्ति न हो, मोह न हो। मोह बढ़िया रखा लोभ, भैया। हाँ हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर से जो है अलिप्त रहते हुए भी जो है हमारी जो जिम्मेदारियां है, सांसारिक जिम्मेदारियां,
है ना, उसको निभाने के रूप को मैं कहता हूँ कि वो शायद जो है अनासक्त है ना। उसके लिए जो है व्यवस्था और प्रयोजनों की स्पष्टता मुझे लगता है वो अनिवार्य है ना। वो होने से फिर जो है आप अनासक्त रह के है ना इसी संसार में जो है जी सकते हैं। जी हाँ भैया, भैया, और हाँ कोई? हाँ, क्योंकि संबंध में तो है ही, तो संबंध में अटैचमेंट भी है, तो फिर जी वहां पे डिटैचमेंट इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब सोचते हैं कि मैं इधर एक्टर ही हूँ, तो तभी भैया थोड़ा कंफ्लिक्ट रह जाता है, जी क्योंकि भैया। पूरा ज्ञान हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, सुरेंद्र यदि पल भैया। व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचाना, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था यानी सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, तो फिर वहां जो है ना वो डिटेच मतलब रहता है, मेरा ऐसा सोचना हाँ है ना। हाँ भैया, हाँ, हाँ, क्योंकि वहां पूरी जो है समझ नहीं है, इसीलिए अभी बैठा नहीं। कि हाँ। जिम्मेदारी और दायित्व कर्तव्य का बढ़िया निर्वाह भी होता है, और फिर भी आसक्ति नहीं रहती है, हम्म। मोह नहीं रहता है ना, न्याय रहता है। जी, और कोई मित्र इस संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल भैया। और एक और बात है, अगर हम उस संबंध को भी अकेले में निर्वाह करने की सोचते हैं ना, यही डिटैचमेंट है। तो एक बार ना योगेश भैया की क्लास हम ले रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रयोजन और लक्ष्य को भूल करके संबंध के निर्वाह करने की सोचते हैं, संबंध में मतलब पूरक होने की सोचते हैं, या संबंध में न्याय को प्रमाणित करने की सोचते हैं, यही हमारा संवेदना की कीचड़ में धंसना हो जाता है। कि जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई हमारे परिवार में ही प्रमाणित होना है, परिवार में ही प्रमाणित होना है। तो परिवार में प्रमाणित होने का मतलब है परिवार में प्रमाणित होना। परिवार के साथ मेरा परिवार शब्द नहीं रखा हुआ है कि मेरे परिवार में, अपने परिवार में हमें प्रमाणित होना है। परिवार यानी संबंध, संबंध की पहचान जहाँ हो गई है, उस संबंध को पहचान करके हम बाकी कर्तव्य तो हमारे हर एक व्यक्ति के साथ है। मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल फैमिली है, या जो हमारे कार्यस्थली है, वहां पर भी हमारा एक परिवार है। तो वहां पर जो व्यक्ति जिस चीज की अपेक्षा के साथ खड़ा है, उस अपेक्षा पर तो हमें ध्यान बनाए रखना ही है। क्योंकि लेकिन लक्ष्य पे भी ध्यान रहे। जैसे लक्ष्य और प्रयोजन क्या है? मानवीयता पूर्ण आचरण, पूर्णता के साथ हर मानव जी पाए, यही हमारा लक्ष्य और प्रयोजन है। लेकिन ठोकर कहाँ पे लगती है? जहां हम जी रहे होते हैं। तो वहां भी हमने सजग रहना है कि वहां ठोकर ना लगे, लेकिन लक्ष्य के अर्थ में वहां हमें सजग रहना है। उस सजगता में कई बार हम वहीं पर फंस जाते हैं कि पहले यहाँ से निकले। तो इस तरह से योगेश भाई ने रखा था, और मेरा इस उदाहरण से ही ध्यान जाता है कि प्रयोजन पे नजर हो, लेकिन बचाव कहाँ होगा हमारा? जहां पर हमें ठोकर लग रही है, जहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं, तो वहां की पीड़ा से निकलना भी आवश्यक है। लेकिन प्रयोजन के साथ जब हम चलते हैं, तो ये संवेदना जो होती है, ये मतलब जैसे उन्होंने शब्द लिख बोला ना, बड़ा अच्छा गया कि ये संवेदनशीलता के कीचड़ में हम फंस सकते हैं अगर प्रयोजन को छोड़ देते हैं। और प्रयोजन को हम साथ में रखते हैं, तो यही संवेदना हमारी पूरकता, पूर्णता के अर्थ में सहायक हो जाती है, साधन के रूप में सहायक हो जाती जी दीदी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया विजय बल भैया। हाँ ठीक भैया, रहा? ठीक रहा? हाँ बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, और कुछ? वही भैया, जब यहाँ पे पढ़ते हैं कि जीवन की परंपरा होनी चाहिए, तो सोचने से भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर होने के लिए है भैया, मतलब और भी अभ्यास और चिंतन मनन की अ, वो जीवन की परंपरा कहाँ लिखा है भैया? कहीं पे भैया मैंने सुना, कोई ऑडियो में। नहीं, जीवन की परंपरा से क्या मतलब? मतलब शरीर मूलक नहीं, जीवन जी मूलक भैया, हो। हाँ। जीवन मूलक जो है ना, जीवन मूलक जीवन शैली, ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं, या तो जागृति की परंपरा, जागृत जीवन परंपरा, इसको ऐसे कह सकते हैं ये भैया। सुरेंद्र पाल भैया, बियर भैया, इसके ऊपर कुछ रखेंगे तो और भी बढ़िया होगा। और जी भैया,
जी भैया, सुरेंद्र भैया। आप कुछ जो विजय भैया ने रखा है उस पर कुछ रखना चाहेंगे भैया? कुछ जोड़ दें भैया। नहीं भैया, मेरे को लगता है कि देखिए बेसिकली तो वो ये बोल रहे हैं कि जो जीवन की समझ के साथ जो मानव की परंपरा होगी, तो उसमें जो है सारी समस्याओं से मुक्ति होगी। तो ये तो मतलब वो जीवन परंपरा मतलब जीवन जागृत परंपरा, ऐसे ही बोल रहे हैं ना विजय बल भैया? जागृत जीवन परंपरा। हाँ, तो वो तो नेचुरली मानवीय परंपरा होगी और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही होगी ऐसी स्थिति में। तो उसी के लिए तो उसी के प्रयास के लिए हम लोग लगे हैं, ऐसा मान सकते हैं। जी भैया, मुझे लगता है जो विजय बल भैया कह रहे हैं, जो हम अभी है ना, जीवन की परंपरा भी भैया इसीलिए नहीं बनी है क्योंकि आसक्ति में है हम। और आसक्ति का जो मूल स्वरूप है, क्योंकि भ्रम कि मैं शरीर हूं, है ना, तो यहाँ से मान्यता के आधार पे ही विचार, व्यवहार, व्यवसाय, व्यवस्था, शिक्षा सब उसके आधार पर है। तो हमने क्योंकि अभी पूरी तरह से शरीर मूलक जीने का ढांचा बनाया हुआ है, अगर आज की स्थिति में देखेंगे, और आसक्ति को भी इसी तरह डिफाइन किया हुआ है कि जब हम सुविधा में, संवेदना में, शरीर में ही सुख ढूंढते हैं, है ना, तो वो उसमें आसक्ति है हमारी। जड़ जड़ में जो जड़ से जो आस्वादन हम लेना चाहते हैं और जो कि केवल रुचि मूलक ही है। तो जीवन की परंपरा का अभ्यास हम अगर अपने प्रतिदिन जीवन में चाहते हैं तो अपनी कल्पनाशीलता में कितनी समय हम इसको स्मरण में रख सकते हैं कि मैं जीवन हूँ, है ना, और जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, अमर है, और उसकी जो आवश्यकता वो भावी है। एक और जो आज भी सुबह बात हुई विजयबल भैया की, आसक्ति से मुक्त होने का मतलब निरासक्त होने का, अटैचमेंट डिटैचमेंट की जो बात करते हैं, मूल्यों में जीना, न्याय के आधार पे जीना, फिर वो निरासक्त पूर्वक जीना है, वो डिटैच होके जीना हो गया। तो हम किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी वस्तु से ही सुखी होने का जो आवेश का ही स्वरूप है, तो आवेश से मुक्त होने लग जाते हैं। तो मूलतः अभ्यास ये करना है, एक एक बड़ी जो हमारी अभी की परंपरा जो बन गई है, शरीर मूलक परंपरा जो अभी की शिक्षा बन गई है, कि हम करने को बहुत ज्यादा वो दे चुके हैं, काम करना, कार्य पक्ष को। मानव के चार आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, पर व्यवसाय प्रिडोमिनेंट हो गया है। जबकि अगर हम इसको बार बार ये सोचें कि आई एम ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन डूइंग, मतलब मैं होने के रूप में मानव हूं, करते हुए मानव नहीं हूं। अभी हमने करने वाले स्वरूप को मान लिया है, तो उससे सब चीजों से आसक्ति बन जा रही है। अगर मैं देखता हूं कि मैं तो अमर हूं और जीवन तो अमर है और भाव ही उपलब्धि है, भाव विचार की निरंतरता है, कार्य तो आवश्यकता अनुसार है। अगर ये दो तीन चीजों को स्मरण करके थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा निरासक्ति की तरफ या डिटैचमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर जागृत जीवन की जो परंपरा है ना, स्वयं में, परिवार में, फिर समाज में उसकी एक बनेगी। सब मिलकर बनाएंगे, हम ही लोग मिलकर। इतना मेरा ध्यान गया भैया। बाकी तो योगेश भैया, रेखा दीदी और बी आर भैया ने कर ही दिया है। ये बस इतना था। जी भैया। बहुत हाँ सुंदर भैया, बात बहुत सुनी बढ़िया। भैया। धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने जो बताया, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं है। और मूल बात है, भाव की निरंतरता ही मूल चीज है। यानी करने की जो है वो तो आवश्यकता अनुसार ही करना है। बहुत सुंदर बात जी भैया। भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। भैया, जी। मेरा भी ध्यान थोड़ा इधर गया है, तो रखूं क्या? हाँ जी, रखिए भैया। दो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोकतांत्रिक जब भी चुनाव होता है, नहीं, राजा बनने की जो प्रक्रिया है, अगर उसको देखिएगा तो जो अभी लोकतंत्र चल रहा है उसका कल्पना 2000 साल पहले हुआ है ना? नहीं तो राजा बनने की दो ही मेथड था, या तो राजा का बेटा हो या राजा को मार दिया जाए, तभी राजा बन पाता था आदमी पहले। अब तीसरा मेथड आया है इस टाइप से कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भी राजा बन सकता है, राजा ही है प्रधानमंत्री। अगर ऐसे सोचे तो दिखाई देता है कि अभी तक जो परंपरा प्रचलित है हमारे समाज में, जिसमें हम जीते आ रहे हैं, या जो डोमिनेंट है, वो ऐसा है कि भौतिकवादी और आदर्शवादी दो पैरेलल चल रहा है। आदमी का
जो है कभी मन भर जाता है भौतिकवादी से, बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमा लेता है या बहुत ज्यादा हो जाता है सब कुछ, तो वो आध्यात्मवाद की तरह या आदर्शवाद की तरफ मूव कर जाता है। और आध्यात्मवाद से बहुत आदमी को मन भर जाता है तो भौतिकवाद की तरफ से आ जाता है। जैसे बाबा सबको आप देखते होंगे, अरेस्ट होता है, फलना होता है, चिलना होता है, जो भी है, उधर नहीं जाते हम। तो सब कुछ है, लेकिन जो एक बाबा बात कर रहे हैं जागृत मानव परंपरा की, ये परंपरा में नहीं आ पा रहा है। एक दो व्यक्ति जागृत हुआ होगा, वो अपने लिए हुआ होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जैसे भौतिकवादी भी हमको सेल्फ सेंटर्ड की ओर ले जाता है कि अपने ही सुख के लिए मरो, ऐसे ही आदर्शवादी आध्यात्मवाद भी साधना की ओर ले जाता है, वो भी अपने ही में लगे रह जाता है। तो ये दोनों ही बात करता तो केवल सेल्फ सेंटर्ड की यानी स्वयं की बातें करते हैं, व्यक्तिवादी की बात करता है। लेकिन जब मानव कहते हैं कि अगर कोई आदमी जागृत हो गया तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागृत परंपरा के लिए काम करे, तभी जागृत परंपरा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें उसको घटित होने में अभी समय लगेगा, पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। तो जितना हो रहा है उतना बहुत अच्छा लगता है हमको, जहां जहां हो रहा है थोड़ा बहुत। जैसे टैक्सी पहले जो कर लिया जाता था, चौथ का कर या जो भी कर था पहले, कितना भयानक कर था, अब कर में भी छूट मिल रहा है। तो धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं, टाइम लगेगा, परंपरा बनने में किसी का टाइम लगता है। तो ये भी बाबा जी ने शुरुआत किया है, तो धीरे धीरे करके 2000 साल 3000 साल में हो ही जाएगा, अभी तुरंत चोरी हो जाएगा कोई चीज है। बस इतना ही रखना था भैया। भैया जो आप जो कह रहे हो ना 2-3 हजार साल तो मुझे नहीं लग रहा है ना। और देखे मानव जात की यात्रा को देखे तो मुझे लगता है कि वो तो जो है लाखों साल के रूप में हम देख सकते हैं। अब बाबा जी ने जिस तरह से इसका डिजाइन रखा है, एक बार यदि जो है ये शिक्षा में आ गया है ना, शुरुआत तो हो चुकी है ना, शिक्षा में आ गया तो ये मुझे 50-100 साल का मामला दिख रहा है ना। बढ़िया, क्योंकि आज बहुत जो है बढ़िया योगेश भैया। पूरा विश्व समझो कि विश्व की 70% जो प्रजा है, 70-75% जो लोग हैं वो आज किसी न किसी रूप में एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, है ना। और बिल्कुल साथ भैया। में ये इंटरनेट, तो मुझे लगता है कि है ना अब जो है चिंगारी लग चुकी है, देखते देखते दावानल की माफिक फैलेगा, है ना। बढ़िया। तो 50-100 साल से ज्यादा का मामला फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, फिर देखे आगे क्या होता है। हो सकता है ये चलिए एआई के ठीक आ है। जाने के अब एआई के आ जाने के बाद तो ये किस गति से आगे बढ़ेगा भैया, हमारी कल्पना के बाहर है। एआई थोड़ा अभी सा जिस तरह से हाँ? योगेश भैया, थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रखे हैं, ये पुतिन वगैरह, ये ट्रम्प वगैरह, जहां भी पढ़े होंगे मुझे नहीं पता उतना, लेकिन हम्म, बड़े बड़े पढ़ करके और फिर हम्म, भी कहते हैं हम कि युद्ध नहीं, सब कहते हैं युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम्म, इनडायरेक्ट रूप से सब युद्ध को ही समर्थन करते रहते हैं अपने वर्चस्व के लिए। तो थोड़ा इसीलिए मैंने कहा कि वो डिअटैच होना जो होता है ना, जी, आसक्ति से जी, मुक्त होना, उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है सभी को। तो हम हाँ, लोग जब इतना पढ़ रहे हैं, इसको इतना ऐसा कर रहे हैं, तो दिक्कत हाँ, आ रही है। तो और इसीलिए मैंने ये बोला था। लेकिन चलिए, आप तो और कम कर रिड्यूस कर दिया, हमारे होते हुए हो जी, जाए तो क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। हाँ, मुझे लगता है बस कुल मिला के ये शिक्षा में बस दाखिल हो जाए, है ना, फिर देखते देखते जो अपना काम करेगा, काम शुरू हो गया है भैया। और अभी जिस तरह से जो है ना ये एआई और ये जो इंटरनेट और जो जिस तरह से जो है ना उस वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ गई है। तो ये जो है फैलने में टाइम नहीं लगेगा भैया, 50-100 साल का सवाल मुझे दिख रहा है ना। 2-3 पीढ़ियां जो है इसी एजुकेशन से अगर गुजर गई ना, फिर देखिएगा। और है ना शुरुआत हो चुकी है भैया, जैसे अभी अभ्युदय अभ्युदय विद्यालय अपना, है ना, शुरुआत हो चुकी है भैया। बस सवाल जो है केवल दाखिल होना है ना एजुकेशन में, और वो भी जो है भी दिख रहा है। जी भैया। तो 8:29, 30 मिनट तो हो गए हैं, समय तो हो गया है। यदि कोई शेयरिंग योग है जी हाँ, भैया। योगेश भैया, भैया भैया सभी को नमस्ते। मेरा फोन का बैटरी डेड होने वाला है, तो हाँ मैंने सोचा जी अपने आप इससे पहले अब्रप्टली छूटूं। तो सभी को नमस्ते, है ना। जी भैया जी सभी को नमस्ते, वैसे भी आज पूरा करते हैं, टाइम भी हो गया। जी जी जी, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है भैया। ठीक है ना। हाँ जी भैया।
बहुत नमस्ते। बढ़िया चर्चा रहा। तो इसी तरह हम लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए जागृति की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी अर्थ में अगले रविवार को फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार।